Okay, welcome everyone. We shall start it now. By the way, मुझे आप लोग ये बता दें कि आप लोगों में से कौन है जिन्होंने अभी तक पेपर नहीं भेजा सीआर को, मिड टर्म वाला। सर मैंने नहीं भेजा अभी तक क्योंकि गांव में हूँ, तो गांव से अभी बाई पोस्ट ही सेंड कर सकते हैं। आप तो बता बाय दें पोस्ट कब ही कहा कब। था। ठीक है सर, फिर मंडे को कर दूंगा क्योंकि उसने कल दिया था और आज तो हफ्ता इतवार इतवार में हाल में छुट्टी होती है। कल मंडे को सेंड कर दूंगा। ठीक है, गांव में हो या शहर में हो, बाय पोस्ट ही भेजना है। 12th ठीक तक है सर। पहुंच जाए इंशाल्लाह। 12th इज या मेरा ख्याल ट्यूसडे बनती है, कोशिश करें तब तक पहुंच जाएं। जी सर, ओके, ठीक है सर। तो फैल आप वैसे चाहें तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं ये अपडेट अपलोड भी करूँगा। रेस्ट इज़ योर चॉइस। अगर आप चाहते ओके सर। हैं तो हाँ, मैं करके ये अपलोड करूँगा, डोंट वरी। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। और हमारा सेशन एंड नहीं होगा इंशाल्लाह 40 मिनट बाद। मैंने इस पे जो रजिस्टर किया हुआ है अपने आप को पैसे दे के इनको, तो लेट्स होप कि हमारी लगातार क्लास चलती रहे 2 घंटे तकरीबन। इसलिए अनफॉर्चुनेटली मैं किसी और को होस्ट नहीं बना सकता। पर अच्छा, तो हम शुरू करते हैं जो कुछ अवेलेबल है उसके साथ। बाकी जब आ जाएंगे तो उनको एडमिट कर लेंगे साथ। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 फ्लॉयड की बुक का, और वो था डायोड्स एंड देयर एप्लीकेशंस। और यस, डायोड्स एंड एप्लीकेशंस। और हमने मिड टर्म के पेपर तक इसको पढ़ा था, डायोड्स, और उसके बाद रेक्टिफिकेशन यूजिंग डायोड्स, और उसके बाद फिल्टर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा वो था लिमिटर्स और क्लिपर्स का। तो आज हम इसी से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। और फिर मेरे पास जो स्लाइड्स हैं इस बुक की मैंने ऑलरेडी शेयर की थी आप लोगों के साथ। अगर ना हुई किसी के पास तो वो सीआर से या जीआर से रब्ता करके ले ले, मैंने ऑलरेडी वो भेजी हुई हैं, लास्ट टाइम शेयर की थी पेपर से पहले भी। लेट्स स्टार्ट विद दिस सर्किट जो अभी यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। और वेल, हम पढ़ रहे हैं वोल्टेज लिमिटर्स और क्लिपर्स। प्लीज़ कंफर्म मी वंस कि मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है। जी सर, सही आ रही है आवाज़ आपकी। थैंक यू। कोई और इसके अलावा जो मुझे कंफर्म कर दे। जी जी सर, नहीं आपकी आ रही आवाज़ आ सर। रही है। ओके, आपकी आवाज़ आ रही है सर। थैंक यू वेरी मच। ओके, वोल्टेज लिमिटर या क्लिपर जो है बाय डेफिनेशन एक ऐसा सर्किट है जो हमारे इनपुट सिग्नल को क्लिप कर दे या लिमिट कर दे। लिमिट का मतलब है कि हमारा कुछ एक पार्ट ऑफ इनपुट सिग्नल जो है वो आउटपुट में नज़र ना आए। जैसा कि हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर में देखते थे कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक पोर्शन ऑफ इनपुट सिग्नल जो है एसी सिग्नल वो आउटपुट में नहीं आता। तो लिमिटर हमें कुछ ऐसा कर रहा होगा, लेकिन जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसमें एक प्रॉब्लम था, और वो प्रॉब्लम ये था कि वो पूरा एक हाफ साइकिल जो है उसको लिमिट कर देता है। आई मीन आउटपुट में नहीं आने देता, उसको ग्राउंड कर देता है, ज़ीरो जवाब आता है हमारे पास उसका। जबकि हम चाह रहे हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से एक एक सर्टेन वैल्यू पे जो इनपुट सिग्नल है उसको लिमिट कर सकें। तो उसके लिए हम लिमिटर्स पढ़ते हैं। लिमिटर्स में क्या है, ये हमारे पास एक इनपुट सिग्नल एसी सोर्स है, और इस एसी सोर्स के साथ यहाँ पे ये रजिस्टर है जो आपको पता है कि हम किसी भी सर्किट में एक सीरीज में हमेशा एक वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में हमेशा एक रजिस्टर लगाते हैं, विच मेक्स श्योर कि ये इन्फिनिट करंट ना इसमें से पास करे। सिर्फ इसलिए ये रजिस्टर जो है ये सिर्फ इस काम के लिए है। और उसके बाद एक डायोड है हमारे पास जो कि इस केस में मैंने इस तरह कनेक्ट किया है कि वो फर्स्ट हाफ साइकिल में रिवर्स बाइज्ड होगा। और इसके साथ पैरेलल में लोड रजिस्टर है जिसपे हम आउटपुट देखते हैं। प्रॉबेबली ऑल ऑफ यू अब तक यू शुड हैव रियलाइज्ड ऑलरेडी
कि हम जो भी आउटपुट देखते हैं वो लोड पे देख रहे होते हैं। आपने जो मिड टर्म की तैयारी की उसमें भी देख लिया होगा। ओके, तो ये इनपुट सिग्नल है, इसका फर्स्ट हाफ साइकिल देखते हैं। आई मीन ये इसका 0 लेवल है और ये इसकी पीक वैल्यू है। यू मे नेम इट 10 वोल्ट्स और व्हाटएवर यू वांट। तो VP इज द पीक वैल्यू ऑफ दिस इनपुट सिग्नल। और हमारे पास जब फर्स्ट हाफ साइकिल आएगा तो ये जो डायोड है इसकी पोलैरिटीज इस तरह हैं कि इसका जो एन रीजन, एन वाला जो पार्ट है हमारे डायोड का, वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, आई मीन हाई वोल्टेज से कनेक्टेड है। और जो इसका P साइड है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है फर्स्ट हाफ साइकिल में। तो ये डायोड रिवर्स बाइज्ड है। हमें पता है कि रिवर्स बाइज्ड में अगर हम आइडियल डायोड मॉडल की बात करें तो ये ओपन सर्किट होता है। अगर ये ओपन सर्किट है तो इसका मतलब है कि अगर सीरीज में मेरे पास दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, फॉर एग्जांपल ये इन्फिनिट रेजिस्टर है बीइंग ओपन सर्किट और ये कुछ वैल्यू है 1 किलो ओम्स और व्हाटएवर दैट इज, तो सारे का सारा पोटेंशियल जो है डायोड के अक्रॉस ड्रॉप होगा। और डायोड के साथ पैरेलल में मेरे पास लोड रेजिस्टर कनेक्टेड है। तो हमें पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इसलिए जो फर्स्ट हाफ साइकिल है, फर्स्ट हाफ साइकिल में जो भी इनपुट सिग्नल होगा वो सारे का सारा रिवर्स बाइस में होने की वजह से डायोड पे ड्रॉप होगा और डायोड के साथ पैरेलल में होने की वजह से लोड पे हमें वो इनपुट सिग्नल एज इट इज जो है वो मिल जाएगा। तो आउटपुट वेव फॉर्म इसकी वही बनेगी जो इनपुट सिग्नल की वेव फॉर्म है। लेकिन सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा, सेकेंड हाफ साइकिल में इस डायोड की पोलैरिटीज चेंज हो जाएंगी। इसका P जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा और N रीजन जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड हो जाएगा, जिसके बाद ये शॉर्ट सर्किट होगा। और अगर मैं इसका आइडियल की बजाय प्रैक्टिकल मॉडल लूँ तो प्रैक्टिकल मॉडल में ये 0.7 वोल्ट्स, अगर ये सिलिकॉन बेस्ड है तो 0.7 वोल्ट्स ड्रॉप करता है। तो हमारे पास सेकेंड हाफ साइकिल जो है उस पे ये डायोड फॉरवर्ड बाइस में होने की वजह से सिर्फ 0.7 वोल्ट्स ड्रॉप करेगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल जो है उसमें वैल्यू जब 0 से 0.7 तक जा रही है वो तो आहिस्ता आहिस्ता सिग्नल इंक्रीज करेगा हमारे पास। और जब ये 0.7 इसकी वैल्यू हो जाएगी, 0.7 के बाद 1 वोल्ट, 2 वोल्ट्स, 3 वोल्ट्स, अप टू 10 वोल्ट्स, व्हाटएवर द पीक वैल्यू इज, तब तक ये डायोड जो है वो 0.7 वोल्ट्स ही ड्रॉप करेगा। और क्योंकि ये डायोड लोड के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है तो लोड पे भी कॉन्स्टेंटली 0.7 वोल्ट्स ड्रॉप होंगे। दिस इज हाउ दिस सिग्नल विल लिमिट the negative half cycle of this input signal to 0.7 volts। और अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जर्मेनियम का डायोड है तो यही जो 0.7 है इसकी बजाय 0.3 पे वैल्यू लिमिट हो जाएगी। दिस इज हाउ लिमिटर्स वर्क। आप प्लीज वन ऑफ यू गिव मी फीडबैक कि ये समझ आ गया तो हम आगे चलते हैं। यस सर, समझ आ गया। थैंक यू वेरी मच। और मेरे पास इधर एक टैब में आपकी बुक ओपन है जिसको ग्रेजुअली हम आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएंगे। ये बिल्कुल वही लिमिटर का एक सर्किट है जिसमें मेरे पास डायोड की जो सिर्फ पोजीशन है वो चेंज हो गई है। तो इस केस में जब फर्स्ट हाफ साइकिल आएगा, फर्स्ट हाफ साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बाइज्ड है तो फर्स्ट हाफ साइकिल को लिमिट कर देगा अप टू 0.7 वोल्ट्स। और सेकेंड हाफ साइकिल जो आएगा आई मीन नेगेटिव, जिसमें उसमें ये डायोड ओपन होगा। जब ओपन होगा तो सारे का सारा वोल्टेज जो भी इनपुट पे आएगा वो सारे का सारा डायोड पे ड्रॉप होगा। और डायोड के साथ लोड जो क्योंकि पैरेलल में है तो लोड पे भी वही वोल्टेज आएगा जो डायोड पे होगा। तो रिवर्स बायस में होने की वजह से ये नेगेटिव हाफ साइकिल को अलाउ करेगा, आई मीन पास कराएगा और लोड पे हमें नज़र आएगा उसका जो वेव फॉर्म है इनपुट पे वही। तो ये लिमिटर का अंडरस्टैंडिंग सिर्फ ले रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें डायोड की पोजीशन है। आई मीन इस वाले सर्किट को हम कहते हैं ये
पॉजिटिव लिमिटर है क्योंकि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को लिमिट करता है, और ये नेगेटिव लिमिटर है क्योंकि ये नेगेटिव हाफ साइकिल को लिमिट करता है। और अब हम इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जो है एक जो सर्किट है लिमिटर का वो देखना चाहते हैं। बाय द वे ये आपको पता होगा वोल्टेज, ये वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला है। वोल्टेज डिवाइडर आप लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में पढ़ चुके हैं कि अगर दो रेजिस्टर्स सीरीज में हो तो जिस रेजिस्टर पे वोल्टेज चाहिए उसको ऊपर लिखें, डिवाइड करें सम ऑफ द रेजिस्टर्स के साथ। अगर दो रेजिस्टर्स हैं, 3 होते, 3 के साथ कर देते डिवाइड, मल्टीप्लाइड बाय टोटल इनपुट वोल्टेज। ये वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला है। तो हमारे केस में यहाँ पे जब डायोड रिवर्स बायस हो जाता है तो ये ओपन सर्किट होता है। दूसरा तरीका इसको समझने का ये है कि आप इसको कहें ये कनेक्टेड ही नहीं है, तो हमारे पास दो रेजिस्टर्स बच जाते हैं, R1 और RL। RL पे अगर आप वोल्टेज फाइंड करना चाहते हैं तो वो R1 के साथ क्योंकि सीरीज में हो जाएगा तो आप वोल्टेज डिवाइडर से फाइंड कर सकते हैं किसी भी उसकी वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करने के लिए। वेल तो हम रिलेटिवली जो ये उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। हम इस सर्किट पे जाना चाहते हैं। एक्चुअली ये इनपुट सिग्नल है और ये R1 है, ये हमारे पास वोल्टेज डायोड कनेक्टेड है और साथ एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। वोल्टेज सोर्स इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है और यहाँ पे हमारे पास एक लोड है और हम देखना चाह रहे हैं कि ये लिमिटर जो है अब सिग्नल को किस तरह लिमिट करेगा। तो क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ये फ़र्ज़ करना पड़ेगा कि अगर ये इनपुट वैल्यू है और यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल है इसका बैटरी का कनेक्टेड, तो उसकी कोई वैल्यू होगी ज़ाहिर है। फॉर एग्जांपल ये इनपुट सिग्नल है AC, इसकी वैल्यू तो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है और मैक्सिमम तक जाएगी जो इसकी वैल्यू हमने इनपुट सिग्नल पे देंगे। 10 वोल्ट्स है, 5 वोल्ट्स है। लेकिन ये DC सोर्स है, DC सोर्स का पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहता है। I would rather go to the slides to show you another सर्किट डायग्राम जिसमें इसकी वैल्यूज गिवन होगी, जिससे समझना रिलेटिवली आसान हो जाएगा। तो हम इसको इस टैब में जाना चाहते हैं। ये किधर आ गए हैं? इसको हम यहाँ से कहीं और कर लेते हैं। ओके इसके साथ भी मैं इस एग्जांपल पे जाना चाहता हूँ विच इज़ मोर इजी टू सॉल्व। ओके ये हमारे पास एक इनपुट सिग्नल है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 है और इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ कोर्स वेरी करती रहेंगी। सबसे अहम बात ये थी कि लोड इज मच मच लार्जर दैन दिस रजिस्टर। मैंने बताया था कि ये रजिस्टर हम सिर्फ इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं, किसी भी सर्किट में जब आप कोई सर्किट बनाते हैं तो एक रजिस्टर वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में हमेशा लगाते हैं टू अवॉइड द इन्फिनिट करंट। फॉर एग्जांपल कोई लोड जीरो हो जाएगा तब भी यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा, तो इसलिए हम हमेशा सीरीज में एक पोटेंशियल सोर्स के साथ एक रजिस्टर लगाते हैं। हम इसको देखना चाह रहे हैं कि लिमिटर अगर एक साथ पोटेंशियल सोर्स लगा दें DC सोर्स तो लिमिटर कैसे काम करता है। और इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको ये टॉपिक शुरू करने से पहले बताया था कि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं आपके पास डायोड्स एंड देयर एप्लीकेशंस। और अगर मैं एप्लीकेशन पढ़ रहा हूँ डायोड की, तो डायोड की डिफरेंट एप्लीकेशंस में से एक्सक्यूज मी प्लीज़, मैं कुछ हाथ हिलाऊंगा तो आपको नज़र आ जाएगा इसलिए। अच्छा मैं क्या बता रहा था कि हमारे पास जो ये डायोड है इसके साथ एक DC सोर्स है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है 2.3 वोल्ट्स और ये फिक्स रहेगी क्योंकि DC सोर्स में जो वैल्यू है वो सेम रहती है और ये इनपुट सिग्नल है। हम क्या कर रहे हैं, अब इसका फर्स्ट हाफ साइकिल स्टडी करते हैं। फर्स्ट हाफ साइकिल में पहले जाएगा 0 वोल्ट्स, बैटरी के पॉजिटिव पे होगा 0
और बैटरी डायोड के पॉजिटिव पे होगा 0 और इसके एन रीजन पे होगा 2.3 वोल्ट्स। एन साइड पे पॉजिटिव 2.3 है और पी साइड पे 0 है। इसका मतलब है कि ये डायोड रिवर्स बायस में होगा। इसी तरह से फिर हम इस वोल्टेज को थोड़ा सा और बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 1। डायोड का जो पी साइड है उस पे 1 वोल्ट्स है पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पे इसका है +2.3। अभी भी नेगेटिव जो है एन रीजन जो है ये मोर पॉजिटिव है। मोर पॉजिटिव होने की वजह से हमारा जो डायोड है ये रिवर्स बायस में होगा। रिवर्स बायस में है तो ये जितना इनपुट सिग्नल में पोटेंशियल आएगा सारे का सारा ड्रॉप कर जाएगा इधर ही। ओके और उसके बाद ये पोटेंशियल हो जाएगा 2.3। 2.3 पे इसका जो पी रीजन है डायोड का वो 2.3 पे होगा, जो एन रीजन है वो भी 2.3 पे होगा। दोनों तरफ पोटेंशियल सेम है, लेकिन इस पर भी करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि ये तब फ्लो करेगा जब इसमें इसको 0.7 जो रिक्वायर्ड है वो ये ड्रॉप कर लेगा। तो लेट्स मूव 0 वोल्ट, फिर 1 वोल्ट, फिर 2 वोल्ट, फिर 2.3 तक, तो ये बैलेंस हुआ है। फिर 2.4, 2.5, 2.6 अप टू 3 वोल्ट्स। अब जब ये सिग्नल जो है एसी सिग्नल 0, 1, 2, 3 तक जाएगा तो 3 पे जाके हमारे डायोड का जो पॉजिटिव पी रीजन है वो 3 वोल्ट्स पे कनेक्टेड है और जो एन रीजन है वो 2.3 पे कनेक्टेड है। P is more positive than N and it is 0.7 volts positive than N side. So डायोड जो है अब ये फॉरवर्ड बायस में है। अब ये 3 की बजाय 5 हो जाए, 6 हो जाए या 10 हो जाए, हमारा डायोड लगातार फॉरवर्ड बायस में रहेगा। जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो ये एक सर्टेन वैल्यू पे रुक जाता है और वो वैल्यू कितनी है, वो है इसकी 0.7 वोल्ट्स। 0 पॉइंट। अब ये जो लोड रेजिस्टर है ये पैरेलल है इस डायोड के और इस बैटरी के दोनों के साथ। तो 0.7 इसका और 2.3 इसका, ये मिला के हो जाएगा 3 वोल्ट्स। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है ये इसके शुरू में तो ये डायोड रिवर्स बायस था। रिवर्स बायस हो तो पोटेंशियल ज़ाहिर है इधर से जाएगा, आप यूँ समझ लें वोल्टेज, तो सारे का सारा वोल्टेज लोड पे ड्रॉप हो रहा होगा 0, 1, 2 अप टू 3। 3 के बाद ये डायोड जो है फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और फॉरवर्ड बायस के बाद ये 0.7 वोल्ट्स ड्रॉप करेगा। अब जो करंट के लिए इजी पाथ है वो ये पाथ है और इस पाथ से जब करंट फ्लो करेगा तो इस पे जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा इस बैटरी का 2.3 वोल्ट्स और इस डायोड का 0.7 वोल्ट्स, मिला के हो जाएगा 3 वोल्ट्स। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में ये डायोड 3 वोल्ट्स ड्रॉप करेगा इस बैटरी समेत। और ये क्योंकि पैरेलल में है लोड के साथ, तो लोड जो है इसका जो आउटपुट सिग्नल आएगा वो कैसा होगा, वो शुरू में तो उसकी वैल्यू बढ़ रही होगी 0 से 1, 2 अप टू 3। 3 के बाद वो वैल्यू लिमिट हो जाएगी और वो स्ट्रेट 3 पे रुका रहेगा। और 3 के बाद ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है 3 वोल्ट्स के बाद लिमिट हो जाएगा। और नेगेटिव हाफ साइकिल की अगर हम बात करें तो नेगेटिव हाफ साइकिल में तो शुरू से ही ये डायोड जो है क्योंकि इसका एंड रीजन जो है वो +3 के साथ कनेक्टेड होगा, हमेशा रिवर्स बायस रहेगा, तो ये ओपन सर्किट रहेगा, तो सारे का सारा वोल्टेज लोड पे ड्रॉप हो जाएगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल को ये लिमिट नहीं करेगा, लेकिन पॉजिटिव हाफ साइकिल को ये लिमिट करेगा। और हमने पढ़ा था कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हमेशा जो एक हाफ साइकिल होता है वो उसको लिमिट करता है, 0 रखता है। और इस बैटरी के लगाने से लिमिटर हमें ये परमिशन ये फैसिलिटी देता है कि हम अपनी मर्जी का वोल्टेज जो है वो लिमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पोटेंशियल सोर्स को 5 वोल्ट्स कर दूं तो जो इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो 5 + 0.7 5.7 पे जाके लिमिट होगा। दिस इज हाउ लिमिटर्स वर्क। Please confirm me that you understood it. Any one of सर you? एक बार रिव्यू कर देना, सही समझ नहीं आया। ओके कोई और भी है जिसको समझ नहीं आया तो अभी बता दें। इधर CR या GR हैं कोई क्लास के? हेलो सर है तो सही, लेकिन अभी इधर है नहीं। जी सर। कहाँ हैं फिर? इधर नहीं है तो कहाँ हैं?
जाहिदुल्लाह, आप क्लास ले रहे थे शुरू से? जी सर, क्लास ले रहा हूँ। आपको समझ तो नहीं आ गया? ना आया होता तो मैं बोल देता पहले कि सर रिपीट करें। ओके, दैट्स गुड। मैं रिपीट करता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को समझ आया, अच्छी बात यह है। और जी सर। सी आर दूसरे सी आर कहाँ हैं? दूसरे तीसरे सी आर एमएससी से है कोई? दूसरे तीसरे सर अमीर हमजा है, वो भी मेरे ख्याल में है नहीं इधर। गरीब हमजा होगा। ओके, सर ज़ोहैब को काम था तो लेट ज्वाइन होगा थोड़ा। ज़ोहैब साहब को काम है, लेट ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ज़ोहैब साहब मैं आएंगे तो बताऊंगा कहाँ गए हैं। ओके, जीआर भी है इधर कोई? जी सर। जीआर साहिबा, हुज सुंदस हैं जीआर? जी सर। ओके, आपको समझ आ रहा है क्या? जी सर। एक और जीआर होती है इस क्लास में। आप एमएससी की जीआर हैं सुंदस? जी सर, मैं एमएससी की जीआर। ओके, बीएस से कौन है? सर ज़ोहैब है, हमारी जीआर भी ज़ोहैब है। यस सर। अच्छा, रिमशा अरशद, आपको समझ जी आया? सर। हाँ जी सर, आ गया। गुड। तो मैं एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ इन्हीं वैल्यूज के साथ, फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। ओके, हम इसको इससे पिछली स्लाइड पे जाते हैं। वहाँ पे वैल्यूज नहीं है, वहाँ पे पर हमें जो क्या कहते हैं उसे, वो नज़र आ जाएगा। इसको वो करना चाहता हूँ। ओके, ये इनपुट सिग्नल है, एसी इनपुट सिग्नल। ये डायोड है और डायोड के साथ एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, और वोल्टेज सोर्स का जो पॉजिटिव है अब वो कनेक्टेड है डायोड के साथ, और यहाँ पे हमारे पास इनपुट सिग्नल है। अगर ये पॉजिटिव है, इसकी कुछ वैल्यू तो होगी। हम इसकी वैल्यू फर्ज करते हैं 5 +5, और ये जो एसी सिग्नल है ये स्टार्ट होगा 0 से। 0 से 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6, 7, 8, 10 तक जाएगा, अगर इसकी पीक वैल्यू 10 है। ओके, ये डायोड जो है इसका एन रीजन जो है वो हमेशा +5 पे कनेक्टेड है। अगर पी साइड पे +5 से कुछ भी कम वोल्टेज मिलेगा तो ये रिवर्स बायस रहेगा, क्योंकि एन रीजन विल बी मोर पॉजिटिव दैन द पी रीजन। फॉर एग्जांपल, शुरू में यहाँ पे 0 है तो पी रीजन पे 0 होगा और एन रीजन पे +5 होगा। +5 इज ग्रेटर दैन 0, सो ये डायोड रिवर्स बायस में है। जो भी वैल्यू होगी ये ओपन सर्किट है, लोड पे हमें नजर आएगी। फिर क्या होगा, उसके बाद इसकी वैल्यू बढ़ के हो जाएगी। ये एसी सिग्नल है तो ये इसकी वैल्यू चेंज हो रही है इंस्टेंटेनियसली। इसकी वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 1। यहाँ +1 है, यहाँ +5 है, तो ये अभी भी रिवर्स बायस है। फिर 2 +2 इज लेस दैन +5, अभी भी रिवर्स बायस है। आउटपुट में सिग्नल जवाब आएगा हमारे पास, क्योंकि ये ओपन सर्किट है तो करंट यहाँ से पास कर रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। उसके बाद 3, फिर 4, अप टू 5, +5 इक्वल है। उसके बाद 5.7 इज 0.7 ग्रेटर दैन दिस 5। दैट मीन्स अब ये डायोड जो है ये 0.7 वोल्ट्स ड्रॉप करने के बाद मजीद कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं कर सकता, बीइंग इन फॉरवर्ड बायस। ये कब फॉरवर्ड होगा, जब इसका पी रीजन पे जो पोटेंशियल है वो वी बायस से ज़्यादा आएगा। और जब ये फॉरवर्ड बायस है तो फॉरवर्ड बायस में होने के बाद क्या होगा, ये मजीद 0.7 के अलावा कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करेगा। 0.7 इसका, 5 इसका, मिल के हो जाएगा 5.7। इसके अलावा इस ब्रांच में कोई पोटेंशियल ड्रॉप हो ही नहीं सकता, क्योंकि और कोई पोटेंशियल सिंक करने के लिए कोई कंपोनेंट ही नहीं है। और इसके साथ जो लोड है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में कनेक्ट होने की वजह से जो पोटेंशियल इस ब्रांच में ड्रॉप होगा वही पोटेंशियल जो है वो लोड पे हमारे पास ड्रॉप होगा। तो V bias, I mean which was supposedly 5 in our case, 5 + 0.7 means 5.7 के बाद आउटपुट सिग्नल जो है लोड पे नजर नहीं आएगा। I mean इनपुट सिग्नल चेंज हो रहा होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, लेकिन इस ब्रांच में 5.7 से ज़्यादा कोई पोटेंशियल ड्रॉप हो ही नहीं सकता, तो लोड में भी उतना ही ड्रॉप होगा। तो वो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो कहाँ ड्रॉप हो रहा है, वो R1 पे हो रहा होगा। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, क्योंकि हम लोड पे आउटपुट देख रहे हैं। तो दिस इज हाउ
पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो लिमिट हो गया है इस सर्किट में। अगर मैं यहाँ पे इस डायोड की पोजीशन चेंज कर दूँ या पोटेंशियल सोर्स की पोजीशन चेंज कर दूँ तो उसके लिहाज से ये नेगेटिव को या फिर एक डिफरेंट वैल्यू को लिमिट कर सकता है। आई मीन डिपेंड करेगा कि उस वक्त इनकी पोलैरिटीज़ क्या बनती हैं। हम एक और एग्जांपल लेंगे बुक से तो हमें समझ आ जाएगा इसको, इस टॉपिक को फाइनल करने से पहले। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल में हमेशा इधर ज़ाहिर है लो वैल्यू होगी 0 और ये वैल्यू बढ़ रही होगी, तो ये जितनी भी बढ़ जाए ये +5 जो है इधर एन रीजन हमेशा पॉजिटिव से कनेक्टेड रहेगा, ये डायोड हमेशा रिवर्स बाइस में रहेगा, सारे का सारा पोटेंशियल लोड पे ड्रॉप होगा, तो लोड पे नेगेटिव रीजन का तमाम हमें सिग्नल जो है वो आउटपुट में नजर आएगा। तो इस तरह का सर्किट कहलाता है पॉजिटिव लिमिटर। कीप रिमेंबर, पॉजिटिव लिमिटर इसलिए कि ये सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को लिमिट कर रहा है। अगर आप ओके इस टॉपिक को मैं मज़ीद एक और स्टेप आगे चलता हूँ और फिर इसको वाइंड अप करेंगे। बाय द वे इसमें हमने इंटेंशनली अपने लोड को मच ग्रेटर रखा हुआ है इस R1 से, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस पे बहुत कम पोटेंशियल ड्रॉप हो उस वक्त जब ये रिवर्स बाइस में है, जब ये फॉरवर्ड बाइस में है, क्योंकि ये 0.7 करेगा तो उसके अलावा बाकी इधर रहेगा, और रिवर्स बाइस में ये ओपन है, सारे का सारा लोड पे ड्रॉप हो, R1 पे ड्रॉप ना हो। हमें पता है कि जब ये ओपन सर्किट होगा तो यहाँ पे 2 रेजिस्टर्स रह जाएंगे, R1 एंड R लोड। ये ब्रांच तो ख़त्म हो जाएगी जब ये ओपन होता है, तो R1 पे कुछ ड्रॉप ना हो या बहुत कम वैल्यू ड्रॉप हो, इसलिए हमने R1 को बहुत कम रखा हुआ है लोड से। ओके, आई वुड लाइक टू शेयर an example from the book so you can understand limiters किस तरह से काम कर सकते हैं। This may be interesting for you। हम इसको साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तो हम ये एक एग्जांपल देखना चाह रहे हैं एक्चुअली, little more amplified version इसका। हमारे पास ये एक डायोड है और ये इसके साथ बाइसिंग पोटेंशियल है और ये इसका फर्स्ट हाफ साइकिल है। फर्स्ट हाफ साइकिल में हम देखते हैं क्या होगा। आपका जो डायोड है इसका जो पी रीजन है वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या हो रहा होगा, ये अगर फर्ज करें कि ये 0 है, अब 0 के साथ एन रीजन इज एट 0 पोटेंशियल, पी रीजन एट सम हायर पोटेंशियल, लेट्स से इट्स 5 और इसकी पीक वैल्यू 10 तक होगी, हम ये फर्ज कर लेते हैं। तो ये जो 5 है +5 पे पी रीजन है हमारे डायोड का, और 0 पे इनिशियली 0 पे इसका एन रीजन है। पी रीजन इज मोर पॉजिटिव दैन एन रीजन, सो इट इज फॉरवर्ड बाइस्ड। फॉरवर्ड बाइस में ये 0.7 वोल्ट्स ड्रॉप करेगा, ये 0.7 ड्रॉप करेगा, और इसके मैंने फर्ज किए हुए हैं 5, तो मिल के ये कितने हो जाएंगे 5.7। तो सॉरी 5.7 नहीं होगा, इसलिए कि ये जो बैटरी है इसी में से 0.7 वोल्ट्स ड्रॉप हो रहे हैं, क्योंकि इस बैटरी की वजह से ये डायोड जो है फॉरवर्ड बाइस है। तो ये डायोड जो है इस +5 को अपोज कर रहा है। आपको यकीनन पता होगा पहले से, जब हमने रेक्टिफिकेशन पढ़ी है या उससे पहले डायोड्स के बेसिक ऑपरेशंस पढ़े हैं वहाँ पे, कि डायोड जो है वो जो बैटरी इसको, जो इनपुट सोर्स इसको फॉरवर्ड बाइस में करता है उसी को अपोज करता है। अपोज करने का मतलब है कि 0.7 की पोलैरिटी जो है वो इस बैटरी के ऑपोजिट बनेगी। इस डायोड के जो बैटरी, अगर मैं इसको प्रैक्टिकल मॉडल आपने पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिकल मॉडल में हमारे पास क्या होता था, डायोड फॉरवर्ड बाइस में रिप्लेस हो जाता है एक वोल्टेज सोर्स के साथ, और वो जो वोल्टेज सोर्स है वो हमेशा अपोज करता है उस सोर्स को जो इसको फॉरवर्ड बाइस कर रहा है। तो ये वैल्यू इसकी जो 0.7 है वो V बाइस से माइनस होगी। आई वुड लाइक टू रिमेंबर यू वंस कि आप याद करें कि जब मैं इस डायोड को फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट करता था तो ये प्रैक्टिकल मॉडल में रिप्लेस हो जाता है एक 0.7 वोल्ट्स की बैटरी के साथ, और वो जो बैटरी होती है वो हमारे, क्योंकि ये ड्रॉप कर रहा होता है 0.7 ड्रॉप कर रहा है, तो ये इनपुट को हमेशा अपोज करता है। तो V बायस की वजह से ये फॉरवर्ड बायस है,
तो वी बायस को अपोज करेगा। तो हमारे पास जो लोड पे हमारे पास सिग्नल आएगा, इट शुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू कि जब ये फॉरवर्ड बायस होता है तो एक्चुअली ये जो इनपुट सिग्नल है ये कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता हमें लोड पे उस वक्त ये जो रीजन है ये कनेक्टेड ही नहीं होता। तो हमारा जो क्लोज लूप बनता है वो ये बनता है, प्लस से लेके एक डायोड ए से हम राइट टर्न लेंगे और वापस इधर नेगेटिव पे आ जाएंगे। ये क्लोज लूप बनेगा उस वक्त जब डायोड फॉरवर्ड बायस में है। तो हमारे लोड पे हमें क्या नज़र आएगा, लोड पे नज़र आएगा बैटरी में से 0.7 माइनस कर दें तो यहाँ पे 4.7 होगा, हालांकि एसी सोर्स से 0 आ रहा है, ये फॉरवर्ड बायस है तो इस तरफ करंट नहीं जा सकता, ये लोड की तरफ से करंट जाएगा इस तरफ से। बैटरी का जो हमारे पास पाथ है वो ये पाथ बन रहा है। ओके, उसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास ये हो जाएगा 1 होगा, तो ये है +5 और ये है 1, अभी भी ये फॉरवर्ड बायस है। तो इस पूरी ब्रांच में अब ये दोनों डिफरेंट तरीके हैं समझने के कि आप इसको क्लोज लूप समझ लें या आप समझ लें कि इस ब्रांच में टोटल कितना पोटेंशियल है। इस ब्रांच में हमारे पास है 5 वोल्ट्स की बैटरी डीसी और साथ 0.7 वोल्ट्स ड्रॉप कर रहा है एक डायोड, बाकी रह गया 4.3 वोल्ट्स। तो 4.3 हमें नज़र आ रहा होगा। फिर ये हो जाएगा 2 वोल्ट्स, 2 इज़ लेस दैन +5, तो ये डायोड अभी भी फॉरवर्ड बायस है, तो अभी भी यहाँ पे 5 - 0.7 मीन 4.3 वोल्ट्स ड्रॉप हो रहे होंगे। करते करते ये पहुँच जाएगा 5 पे, 5 पे जाके क्या हो जाएगा, 5 और 5 दोनों तरफ 0 है। अब क्या होगा, अब हमारे पास इनपुट सिग्नल जो है वो जो आएगा, फर्ज करें कि इनपुट सिग्नल है 8 इज ग्रेटर दैन +5, सिमिलरली 6 वॉज ग्रेटर दैन 0.5 और 7 और 9 और 10। तो 5.7 के बाद जो वैल्यू भी एन रीजन पे आएगी वो ज़्यादा होगी, 5 के बाद एक्चुअली 5.1 एंड 5.2 एंड ऑल दैट। उसके बाद एन रीजन विल बी मोर पॉजिटिव दैन पी रीजन। जब एन साइड पे पॉजिटिव हो जाए तो ये हमारे पास डायोड रिवर्स बायस में हो जाता है। जब ये रिवर्स बायस में होगा तो ये ब्रांच ख़त्म हो जाएगी और जो हमारा करंट का पाथ है वो ये होगा। तो जो इनपुट सिग्नल पे आएगा वो लोड पे ड्रॉप होगा, क्योंकि लोड का पोटेंशियल जो रेजिस्टेंस है इट इज़ मच ग्रेटर दैन R1 पे नॉमिनल सा ड्रॉप हो रहा होगा, ज़्यादा ड्रॉप लोड पे होगा। तो लोड पे हमारे पास जो इनपुट पे आएगा उस वक्त जब ये डायोड रिवर्स बायस में है, और रिवर्स बायस में होने के लिए ज़रूरी है कि जो इनपुट सिग्नल है वो इस V बायस से ज़्यादा हो जाए। कितना ज़्यादा, इवन 1 वोल्ट मोर इज़ इनफ। रिवर्स बायस में तो हमें इसका ज़्यादा ड्रॉप ही कुछ नहीं होना, 0.7 भी नहीं चाहिए ज़्यादा। तो ये अगर ये 5 था तो 5 से कुछ ज़्यादा पे ये इसका जो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, और रिवर्स बायस के बाद सारे की सारी वैल्यू हमें लोड पे मिलेगी। तो आप देख रहे हैं कि अब हमारे पास जो इनिशियल पार्ट है हमारे इनपुट सिग्नल का वो लिमिट हो गया है, वी बायस तक लिमिट कर दिया है इसने, और उसके बाद जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो हमें मिल रही है। ये लिबर्टी फिल्टर्स में ये लिबर्टी हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर में नहीं थी। हाफ वेव रेक्टिफायर सिर्फ एक कंप्लीट वेव जो है उस पूरी एक हाफ साइकिल को रिमूव कर देता था। तो ये हमारी मर्जी से, हमारी जो जितना हम चाहते हैं सिग्नल को, उसका अपर हाफ रिमूव करना चाहते हैं तो अपर हाफ रिमूव कर सकते हैं, लोअर हाफ रिमूव करना चाहते हैं तो लोअर हाफ, या जो भी वैल्यू हमारे किसी भी एक हाफ साइकिल की इनिशियल वैल्यूज़ लिमिट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और अगर उसकी पीक वैल्यूज़ लिमिट करनी है तो वो कर सकते हैं। लेट मी कंप्लीट दिस डिस्कशन विद वन लास्ट एग्जांपल। अगर आप में से किसी के जहन में ये सवाल आ रहा हो कि अगर हम हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल भी लिमिट करना चाहते हैं और सेकंड हाफ साइकिल भी लिमिट करना चाहते हैं तो क्या ये मुमकिन है? तो इसका जवाब है कि यस, इट इज़ पॉसिबल। ये कब पॉसिबल होगा? हम इसके पैरेलल में इसी तरह का एक और कॉम्बिनेशन लगा दें, लेकिन उसकी पोलैरिटीज़ चेंज कर दें। ये उसका जो पी रीजन है वो इसके इधर कनेक्ट कर दें और एन रीजन उसके डाउनवर्ड्स कनेक्ट कर दें। लेट मी शो यू सर्किट हियर। इस तरह का सर्किट जो है, ये एक डायोड जो है, ये ये हमारे पास ये जो नेगेटिव वाला है ये पॉजिटिव लिमिटर है और ये नेगेटिव लिमिटर है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल को ये वाला पार्ट लिमिट करेगा, और इसके क्योंकि लोड वी आउट लिखा हुआ है यहाँ बेसिकली लोड कनेक्टेड होगा,
तो पैरेलल में क्योंकि वोल्टेज सेम होता है, तो जब ये डायोड लिमिट करेगा फर्स्ट हाफ साइकिल को, तब भी लोड पे हमें एक लिमिटेड सर्किट नजर, लिमिटेड आउटपुट नजर आएगी, और नेगेटिव हाफ साइकिल को ये वाला डायोड लिमिट करेगा, तब भी हमें लिमिटेड आउटपुट नजर आएगी। तो दिस वाज इट अबाउट द लिमिटर्स। हमारे पास लिमिटर की एक और एग्जांपल है मेरे, ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRA पे उन्होंने सिमुलेशंस की हैं इसकी, कि अगर मेरे पास इनपुट सिग्नल कुछ इस तरह का है AC, तो उसका जो पॉजिटिव हाफ है वो हमने लिमिट कर दिया है। तो ये उसका ये लिमिटेड हमारे पास आउटपुट वेव फॉर्म नज़र आ रही है। ये पॉजिटिव लिमिटर है, इट इज़ मेंशन्ड हियर एज वेल। पॉजिटिव लिमिटर सर्किट है, पॉजिटिव वाला लिमिट हो जाएगा, अगर नेगेटिव लिमिटर होता तो नेगेटिव लिमिट हो जाता। ये दूसरी एग्जांपल है। एक उन्होंने कहा कि इसकी पीक वैल्यू आप एस्टिमेट करें कि कितना लिमिट करेगा, तो आप ये कर सकते हैं। वेल, इज देयर एनी क्यूरीज बाय द वे अबाउट द लिमिटर्स? Feel free to ask if there are any questions about limiters. Am I connected to you, by the way? Hello? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Thank you. Question है किसी का? जाहिद, question है आपका? बाबर? Babar is not there. Okay, anyone else? सर डीसी कौन पूछ रहा था? अपना माइक अनम्यूट कर लें और पूछ लें। सर हम डीसी सोर्स को भी इस तरह लिमिटेड कर सकते हैं? डीसी सोर्स को लिमिट करने के लिए डायोड क्यों चाहिए आपको, बाय द वे? ठीक, आप डीसी सोर्स ही कम लगा लेना, लिमिट हो जाएगा खुद ही। सर उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर हमें मतलब सर्किट ही ऐसा चाहिए कि वो कुछ टाइम के लिए ज्यादा वोल्टेज उसमें रिक्वायर्ड है, कुछ टाइम के लिए उसको कम वोल्टेज रिक्वायर्ड है। आपको ऐसी एग्जांपल बता सकते हैं मुझे? कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल को बता सकते हैं आपके जहन में हो जो? सर जिस तरह ये जो डेकोरेटेड लाइट्स होती हैं वो स्टार्ट में बिल्कुल डिम होती हैं और बाद में वो फिर फुल हो जाती हैं। अच्छा, तो उनके पीछे कोई कुछ लॉजिक तो होंगी इस तरह। पहली बात तो ये है कि वो अच्छा डीसी होती हैं वो? गाड़ियों में डीसी भी होती हैं सर। गाड़ियों में होती हैं, हाँ। एक्चुअली आप ना, आपके पास जो होते हैं ना थर्मिस्टर्स जो हैं, हीट सेंसर्स, आप वो यूज कर सकते हैं। ऐसे मौके पे उनकी रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगी हीट के साथ या टाइम के साथ, तो वो उस तरह अपना पोटेंशियल कम ज्यादा ड्रॉप करेगा। आपको समझ आ रही है बात? यस सर, ठीक है। जो थर्मिस्टर्स हैं एक्चुअली वेरिएबल रेजिस्टर्स हैं वो, और वो डीसी सर्किट्स में ही हम यूज करते हैं। जब ऐसा वेरिएबल रेजिस्टर, टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर्स चाहिए हो, तो हम थर्मिस्टर्स को, आई मीन सेमीकंडक्टर्स को यूज करते हैं जी। राइट सर, थैंक यू। बाबर, डू यू हैव एनी क्वेश्चन बाय द वे? लेट मी नो। अभी जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन था, जब हमारे पास एसी सोर्स 0 पे है और हमारे पास जो डीसी सोर्स लगा है सर्किट में वो 5 वोल्ट दे रहा था, तो हमारा जो करंट पास करेगा वो आरएल के थ्रू ही क्यों पास करता है, जबकि आरएल तो अभी अगर सर्किट में देखें 100K का है, R1 हमारे पास 1K का है। दैट अब मैं समझ गया हूँ आपकी बात। दैट इज वन वे टू अंडरस्टैंड इट, सिर्फ दैट इज वन वे टू अंडरस्टैंड इट एक्चुअली। अदरवाइज मैंने बताया ना कि आप उस पूरी ब्रांच को कंसिडर करें, इस ब्रांच को कंसिडर करें, तो आपको समझ आएगा इस ब्रांच का जो भी पोटेंशियल है वो इसमें होगा। अगर आप मुझे पूछेंगे कि क्या R1 पे उस वक्त कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, तो R1 देखें, R1 और AC सोर्स मिला के ये भी पैरेलल में, उसके साथ पैरेलल में है, तो यहाँ भी टोटल पोटेंशियल उतना ही बनेगा जितना लोड पे जा रहा है। दैट वाज जस्ट अ वे टू अंडरस्टैंड इट। मतलब हमारे पास R1 में भी करंट पास करेगा? ऑफ कोर्स आई मीन वो इतना ही पैरेलल है ना, तो वो पोटेंशियल उतना ही होगा उधर भी। आप सही कह रहे हैं। ठीक, वो सिर्फ समझने के लिए मैंने कहा ना, एक तरीका है उसको समझने का। Okay, thank you sir. Welcome. Is there any question from morning, ताकि हम आगे जा सकें? By the way, यहाँ बहुत कम लोग हैं। MSc वाले क्यों नहीं आए हुए? मॉर्निंग MSc वाले कोई है? मॉर्निंग MSc से यहाँ पे? जी सर। बाकी कहाँ हैं?
मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ पे 80 लोग होंगे इस क्लास में, क्योंकि आज सैटरडे है तो किसी का मसला भी नहीं होना चाहिए। सर पता नहीं क्यों नहीं है, लेकिन GR हैं आप लोगों की? है ना सुंदर? सुंदर साहिबा आपकी क्लास में क्यों नहीं है कोई और लोग, क्या मसला है? मजाक समझ रहे हैं इसको? सर मैसेज तो सबने सेंड कर लिया था, आई थिंक, तो पता नहीं अब। और मजाक भी ऑनलाइन मजाक ही समझ लिया। अच्छा ठीक है, मैं पता करती हूँ। पता करें, उन्हें कहें कि क्लास लिया करें, फिर मसला होगा। मुश्किल से मैंने क्लासें लेनी स्टार्ट की हैं तो अब वो नहीं है। मैं वेल पता करती हूँ। थैंक यू ओके, वी आर डन विद दिस टॉपिक और हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एंड आई होप बाकी जो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे उन सबको समझ आ गया है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यहाँ पे लॉगिन करके मौजूद ही नहीं है। बाय द वे सब लोग मौजूद हैं, 31 30 जो जितने भी हैं मेरे पास शो हो रहे हैं। Yes, sir. I am here. यस सर। जी सर। प्रेजेंट सर। यस सर प्रेजेंट। थैंक यू। अतिया खातून है इधर? यस सर मैं हूँ। अतिया आपको समझ तो नहीं आया होगा, आपने लेट क्लास ज्वाइन की है। यस सर लेट हो गई हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है। ये फौरत कौन है? सलीम, मॉर्निंग। सर फुराद। ओके फुराद, स्पेलिंग ओके, थैंक यू। मिर्जा कैसर है? जी सर। ओके थैंक यू। कासिम महमूद? Yes, sir. थैंक यू। रिमशा आरिफ? जी सर हूँ। रिमशा अरशद, अच्छा ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और कौन रह गया? सुमैया ज़ेब, आर यू देयर? यस सर प्रेजेंट हूँ। ओके थैंक यू। आपको समझ आ गया है सुमैया जो मैंने बताया अभी तक? यस सर। हाँ ओके थैंक यू। क्लैंपिंग सर्किट्स, अनदर एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स। आप हम इसको देखते हैं कि हमारे पास सर्किट क्या है। एक्चुअली सर्किट ये है कि हमारे पास एक एसी सोर्स है और साथ एक कैपेसिटर है और ये डायोड है और एक लोड रेजिस्टर है डायोड के पैरेलल में। होगा क्या कि हम इसको डिस्कस करते हैं इसका फर्स्ट हाफ साइकिल जब, तो फर्स्ट हाफ साइकिल इसका जो है नेगेटिव अगर हम देख लें फर्स्ट हाफ साइकिल, एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट प्लीज। फर्स्ट हाफ साइकिल में हमारा जो डायोड है ये रिवर्स बायस है, क्या फॉरवर्ड बायस है, सॉरी, फर्स्ट हाफ साइकिल में, क्योंकि हमारा फर्स्ट हाफ साइकिल जो है वो नेगेटिव है इस वक्त। डायोड फॉरवर्ड बायस है और मैं अगर प्रैक्टिकल मॉडल लूँगा तो 0.7 वोल्ट्स ड्रॉप करेगा, आइडियल हो तो 0.7 भी ड्रॉप नहीं करेगा, ये तो शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। तो हमने इसे प्रैक्टिकल मॉडल कंसिडर किया हुआ है। प्रैक्टिकल मॉडल है तो एक क्लोज लूप ये बनता है इसका। इस क्लोज लूप में 0.7 वोल्ट्स यहाँ ड्रॉप होंगे, बाकी सारे वोल्ट्स यहाँ ड्रॉप होंगे इस डायोड पे। तो आप देखें कि डायोड जो है आई मीन सॉरी इस कैपेसिटर पे, तो कैपेसिटर जो है ये चार्ज हो जाएगा विद द मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज इन द फर्स्ट हाफ साइकिल। फर्स्ट हाफ साइकिल में ये डायोड जो है ये फॉरवर्ड बायस्ड है, इसके फॉरवर्ड बायस्ड होने की वजह से सारे का सारा पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप होता है और हमारे कैपेसिटर पे एक वोल्टेज आएगा जो होगा पीक इनपुट वैल्यू minus the potential drop across this diode, that is 0.7 volts। और जब ये फर्स्ट हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो हम सेकंड हाफ साइकिल में चलते हैं which is positive in this case। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, आप याद रखें कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो बेसिकली ये पोटेंशियल सोर्स की पोलैरिटीज यूँ हो जाएंगी, यहाँ प्लस लिखा होगा और यहाँ माइनस लिखा होगा। तो ये कैपेसिटर भी जो है एक चार्ज्ड कैपेसिटर जो है ये एक डीसी पोटेंशियल सोर्स होता है इनिशियली फॉर शॉर्ट टाइम एक्चुअली, लेकिन इसकी पोटेंशियल जो कम होता रहता है इसकी वैल्यू भी चेंज करेगी, डिके करेगा इसकी वैल्यू जो है। तो इनिशियली अगर हम बात करें तो अगर मेरे पास जो इनपुट सिग्नल है सेकेंड हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ जो पॉजिटिव है, उससे पहले कैपेसिटर चार्ज हो चुका है टू द मैक्सिमम वैल्यू विच इज वीपी इन इनपुट सिग्नल का -0.7 बिकॉज
0.7 यहाँ पे ड्रॉप हो गया था। और जो इनपुट सिग्नल में हमारे पास वैल्यू आएगी, फर्ज करें वो 1 वोल्ट है, आई मीन 0 के बाद 1 2 3 एंड सो ऑन, वो 1 वोल्ट और ये कैपेसिटर दोनों मिल के एक आउटपुट सिग्नल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 1 वोल्ट है तो वो 1 वोल्ट होगा 1 प्लस वीपी इन माइनस 0.7। तो हमारे पास आउटपुट में यू विल बी सरप्राइज्ड, अगर मैं इस सर्किट को उस वक्त देखना स्टार्ट करूं, पहला हाफ साइकिल मैं इसको ना देखूं, आई मीन आउटपुट पे मैं देख ही नहीं रहा, जब मैं सेकेंड हाफ साइकिल से इसको आउटपुट पे देखना स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास जब 0.1 वोल्ट है तो जवाब में आ रहा होगा वीपी इन माइनस 0.7 प्लस 0.1। यहाँ पे 1 वोल्ट है तो वो होगा वीपी इन माइनस 0.7 प्लस 1 एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो इनपुट सिग्नल है उसमें इसकी पीक वैल्यू के बराबर एडेड सिग्नल आउटपुट में मिलेगा, क्योंकि उसमें साथ एक ये सोर्स कनेक्टेड है और पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड रिवर्स वाइस में है, तो सारे का सारा पोटेंशियल जितना आई मीन इनपुट में आएगा वो सारे का सारा यहाँ ड्रॉप होगा। इसके पैरेलल में लोड है तो लोड पे भी वही ड्रॉप होगा। तो क्लैम्पर सर्किट बेसिकली एक ऐसा सर्किट है जो हमें एक ऐसा सिग्नल देता है जिसमें एक फिक्स्ड डीसी वैल्यू ऐड हुई होती है। कितनी फिक्स्ड वैल्यू होगी वो डिपेंड करता है कि पीक वैल्यू कितनी है एसी सिग्नल की, क्योंकि हमने खुद पहले हाफ साइकिल से इस कैपेसिटर को चार्ज किया होता है। उस चार्ज करने के बाद जो सेकंड हाफ साइकिल है वहाँ से हम इसकी आउटपुट देखना स्टार्ट करते हैं। कीप रिमेंबर ये जो आउटपुट आपको नज़र आ रही है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल से शुरू हो रही है, नेगेटिव हाफ साइकिल का जवाब आपको नज़र नहीं आ रहा इधर आउटपुट में, तो ये डिलेड आउटपुट है बेसिकली। ओके, तो हमारे पास डिलेड आउटपुट कैसी आ रही है, वीपी इन माइनस 0.7 प्लस एसी में जो भी आ गया। फॉर एग्जांपल एक ऐसा टाइम आएगा जब इसकी पीक वैल्यू होगी, तो ये पीक प्लस ये पीक, ये दोनों मिल के हमारे पास एक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 आएगा, 10 की बजाय 20 वोल्ट्स आ रहा होगा, माइनस 0.7 ऑफ कोर्स। तो फिर क्या होगा, इसके सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा, अब फिर दोबारा से ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, तो फिर इसकी वैल्यू जो है वो दोबारा चली जाएगी आपके पास पीक तक, और फिर पीक के बाद दोबारा से हमारे पास ये सिग्नल आएगा। हर पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें एनहांस्ड सिग्नल मिलेगा और हर नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारे पास ये दोबारा से चार्ज हो जाएगा अप टू पीक वैल्यू। तो दिस इज़ हाउ क्लैम्पर्स वर्क। क्लैम्पर क्या करता है, आपके एसी सिग्नल में एक डीसी पार्ट ऐड कर देता है। वो जो डीसी पार्ट है वो कितना होगा, डीसी पार्ट उतना होगा जितना इसकी पीक वैल्यू है माइनस द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द डायोड। दिस इज हाउ क्लैम्पर्स वर्क। क्लैम्पर्स आप यूज़ क्यों करते हैं, क्लैम्पर की फर्दर एक्चुअली एप्लीकेशन है, और वो है आप देखें, आप यहाँ पे 10 वोल्ट्स देंगे आपको 20 मिलेगा। दिस इज़ व्हाट जो हमने अभी देखा है। इसका मतलब है कि आप इनपुट में जितनी वोल्टेज देते हैं आप उसका डबल आउटपुट में ले सकते हैं। सच अ सर्किट इज कॉल्ड वोल्टेज डबलर। सिमिलरली आप एक और कॉम्बिनेशन डायोड का और कैपेसिटर का लगा के इस वोल्टेज को जो सेकंड हाफ साइकिल है उसको भी ऐड कर लें, स्टोर करवा लें किसी और कैपेसिटर में, तो ये वोल्टेज ट्रिपलर एंड क्वाड्रुपलर्स बन सकते हैं। तो आपके पास क्लैम्पर्स की जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वोल्टेज डबलर एंड ट्रिपलर एंड क्वाड्रुपलर। इन आर्टिकल्स को आपने एज एन असाइनमेंट करना है, वोल्टेज डबलर और ट्रिपलर, और इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आज इस क्लास के बाद आपको बता दूंगा कि आपकी पहली असाइनमेंट क्या है। वेल, दैट इज इट अबाउट दिस चैप्टर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डायोड डेटा शीट। डायोड डेटा शीट जो है एक्चुअली हम उसको अभी डिस्कस कर नहीं रहे होंगे वैसे, क्योंकि हम जो आपको मतलब न्यूमेरिकली क्वेश्चंस देते हैं वहाँ पे हम डायोड की तमाम स्पेक्स बता देते हैं। आमतौर पे डायोड की स्पेसिफिकेशंस नहीं बल्कि डायोड का मॉडल बताया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोगों ने डीएलडी के कोर्स में डिफरेंट आईसीज पढ़ी हैं। आपने पढ़ा 7408 जो है वो एंड गेट की आईसी है, एंड गेट की आईसी की स्पेसिफिकेशंस और सब कुछ 7408 लिख दें तो आप समझ जाएंगे कि इसमें एंड गेट्स हैं, इसका वीसीसी कहाँ पे है, इसका ग्राउंड कहाँ पे है, इसके कौन सी 2 इनपुट्स हैं, कौन सी एक आउटपुट है, एंड सो ऑन। 7402 कहेंगे तो उसकी अपनी स्पेक्स आपको पता होंगी। इसी तरह से अगर हम आपको डायोड डेटा शीट देखनी बता दें पहले,
तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं कि आपको अगर मैं एक मॉडल बता दूं डायोड का, तो आप उसकी डिटेल्स खुद से देख सकते हैं। मैं जब पढ़ाऊंगा आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में, अभी हम शुरू करने वाले हैं, स्पेशल पर्पस डायोड्स का चैप्टर है, जिसमें पहला आर्टिकल होगा जीनर डायोड का। तो वहाँ पे हम जीनर डायोड की भी एक आएगी, हाँ, डेटा शीट। तो उस वक्त आपको डेटा शीट जो है वो मैं इकट्ठी इंशाल्लाह दोनों की बता दूंगा कि डेटा शीट को आपने देखना कैसे होता है, इसमें डिफरेंट जो वैल्यूज़ रिटर्न हैं उनके मतलब क्या हैं। तो ये हम उसके साथ करेंगे इंशाल्लाह। आर देयर एनी क्वेश्चंस? जो अभी हमने डिस्कस किया उस पर नहीं है तो मैं आगे जा रहा हूँ। नो क्वेश्चंस? सर क्वेश्चन तो ये क्लैंपर में था, लेकिन आपने असाइनमेंट दे दी तो रहने दे। क्या क्वेश्चन है बताएं आप पहले, फिर मैं बता देता हूँ कि मेरे जवाब करने वाला है या आपके काम का है। जी सर सॉरी, आप जब डबल का बता रहे थे कि हम कर सकते हैं एक डीसी, जिस तरह हम पॉजिटिव साइकिल को कर सकते हैं इस तरह हाँ जी, नेगेटिव भी कर सकते हैं। तो वो नेगेटिव वाला सर्किट का पता करना था कि वो सर्किट कैसे डिजाइन करेंगे। क्लिपर की बात कर रहे हैं आप? जी सर। क्लिपर में तो मैंने बताया था आपको, एक सेकंड, मैंने आपको बताया था अभी कि यहाँ से हम देख लेते हैं, बल्कि यहीं से, ठीक है, यहाँ से पता चल जाएगा आपको। देखें जो डायोड की पोजीशन है ना वो बता, ये डायोड का एन टाइप ऊपर है ना, अगर तो ये किसके लिए रिवर्स बायस है आप मुझे बता दें। ये लिमिटिंग की बात कर रहे हैं सर, लिमिटिंग की नहीं, इसकी समझ आ गई। आप क्लैंपिंग की बात कर रहे हैं सर्किट आप में, चाह जिस रहे तरह हैं हम कि डीसी। अच्छा आप चाह रहे हैं कि वो माइनस में डबल हो जाए, ये चाह रहे हैं आप? जी, नेगेटिव पीक भी डबल हो जाए। हाँ, मेरा नहीं ख्याल ऐसा करने की जरूरत होगी। और नेगेटिव पॉजिटिव एक्चुअली पोलैरिटीज हैं सिर्फ, और एसी में आपको पता है ना नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होते एसी में खुद। सर सॉरी, आप मेरी क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे। मैं आपका सर आपका क्वेश्चन क्लैंपिंग, ये है कि क्लैंपर में जैसे मैंने इसको मैंने पॉजिटिव की तरफ पीक पे ले गया हूँ, नेगेटिव पे लेके जा सकता हूँ, ये कह रहे हैं ना? आर यू देयर? यही सवाल था ये आपका? सब मैं सर नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया या आप म्यूटेड हो गए, पता नहीं, समझ ना आई। आप रिपीट कर ले काइंडली। मैं कह रहा हूँ आपका सवाल क्या ये है कि जैसे कि मैं ऊपर वी पीक पे गया हूँ पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव पे जा सकता हूँ कि नहीं, ये सवाल है ना? सवाल ये है, और अगर जा सकते हैं तो फिर इसको मतलब कैसे सर्किट डिजाइन करें ताकि हमारे पास जो कैपेसिटर है वो नेगेटिव के लिए, जिस तरह पॉजिटिव के लिए हमारे पास नेगेटिव साइकिल में पॉजिटिव के लिए वो चार्ज हो जाता है कैपेसिटर, तो जब नेगेटिव को भी हम करेंगे तो फिर उस सूरत में वो सर्किट कैसे होगा कि हमारे पास वो नेगेटिव के लिए फिर चार्ज होता रहे, पॉजिटिव साइकिल में वो, क्योंकि उसने तो डिस्चार्ज होना है, डिके करेगा, और हाँ नेगेटिव में वो खुद चार्ज करता है। ठीक है, तो आप ऐसा करें, इस डायोड की पोजीशन चेंज कर दें। जब इसकी पोजीशन आप चेंज कर देंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, बाकी इस पे 0.7 ड्रॉप होगा, बाकी सारे का सारा इधर ही ड्रॉप होगा ना फिर, ठीक है? सर दोनों डबल के लिए कह रहा हूँ सर। ओके, अच्छा, डबल आप उसको असाइनमेंट सॉल्व करें, डबलर कैसे काम करता है, अगर आपको समझ ना आया तो आई विल एक्सप्लेन दैट एज वेल, टेक इट इजी, थैंक यू। लेकिन आफ्टर असाइनमेंट। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है स्पेशल पर्पस डायोड्स। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपने इससे पहले जो डायोड पढ़ा है पीएन जंक्शन वाला, जो उसे हम कहते हैं रेक्टिफायर डायोड, तो रेक्टिफायर डायोड की बातों को एक सेकंड के लिए जहन से साइड पे कर दें, एक किसी साइड पे कोने में, और आप एक नए जो चैप्टर है उसके लिए अपने आप को तैयार कर लें, और इसका नाम है स्पेशल पर्पस डायोड्स। स्पेशल पर्पस डायोड्स जैसे नाम से जाहिर है कि डायोड की कुछ एप्लीकेशंस तो हमने पढ़ ली हैं, लेकिन कुछ ख़ास एप्लीकेशंस हैं जो हम डायोड से चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ ख़ास किस्म के डायोड्स खुद बनाने पड़ेंगे, जो हमारी डिज़ायर्ड एप्लीकेशंस के मुताबिक हों। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी मिसाल यूँ दे देता हूँ कि हमारे पास फिक्स रजिस्टर्स तो मौजूद होते हैं, लेकिन हमें टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर्स जब चाहिए हों तो हम उन्हें यूज़ करते हैं
आई मीन सेमीकंडक्टर बेस्ड जो थर्मिस्टर्स होते हैं। तो जो हमारे पास अभी डायोड्स मौजूद हैं उनका जो फंक्शन है वो सिर्फ ये है कि इनपुट सिग्नल को वो एक आई मीन अगर वो फॉरवर्ड बाइस में है तो पास करा देंगे, रिवर्स बाइस में है तो उसे ब्लॉक कर देंगे। इसके अलावा उनका कोई और फंक्शन नहीं है। उनके अलावा हम एसेसरीज कनेक्ट करके, फॉर एग्जांपल कैपेसिटर्स कनेक्ट करके फिल्टर्स बना सकते हैं, या कोई बाइस्ड वोल्टेज डीसी सोर्स लगा के और तो हम इसको लिमिटर्स बना सकते हैं। लेकिन डायोड्स की अपनी जो एक पर्पस है वो सिर्फ इतना ही है कि ये एक साइकिल को पास करवा दे फॉरवर्ड बाइस में और रिवर्स बाइस में उसको ब्लॉक कर दे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेशल पर्पस डायोड्स, इनका बिहेवियर जो रेक्टिफिकेशन डायोड्स हैं उनसे मुख्तलिफ होगा और इनकी एप्लीकेशंस भी मुख्तलिफ होंगी। हम देखेंगे कि जो काम आपने उस डायोड से लिए हैं वो इससे नहीं ले रहे। तो स्पेशल पर्पस डायोड्स में जो सबसे पहला डायोड है वो है जीनर डायोड। जीनर डायोड स्पेशली डिज़ाइन ही इस काम के लिए किया गया है कि हमने इसे रिवर्स बाइस में कनेक्ट करना है। इसका जो फॉरवर्ड बाइस ऑपरेशन है वो सेम है उसी तरह से जैसे रेक्टिफिकेशन डायोड का होता है, लेकिन रिवर्स बाइस में इसका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल रिवर्स बाइस में ये क्या करता है ये हम इसको अब डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसका ये सिंबल है जीनर डायोड का, ये आप देख रहे हैं ये Z की तरह का इसकी जो स्ट्रेट लाइन नहीं है एन रीजन पे बल्कि Z लिखा हुआ है, दैट शोज द जीनर डायोड। तो जो इसका जो सिंबल है उसका ये Z उसके ऊपर बन जाता है जीनर डायोड के लिए। और इसका जो फॉरवर्ड बाइस में इसका जो ऑपरेशन है, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल इसका मॉडल ड्रॉ करना चाहूँ कि जीनर डायोड फॉरवर्ड बाइस में क्या करता है, तो ये एक अपने आप को क्या करेगा, एक 0.7 या जिस मटेरियल का ये बना होगा उसके मुताबिक उतने वोल्ट्स ड्रॉप करेगा। और अगर इसका कंप्लीट मॉडल है तो इसकी एक नॉमिनल सी रेजिस्टेंस होगी डायोड की। फॉरवर्ड बाइस में सेम वही काम है सारे जो रेक्टिफायर डायोड के थे, लेकिन रिवर्स बाइस में हमने इसको इस तरह डिज़ाइन किया है। बेसिकली इसकी जब मैन्युफैक्चरिंग है वो इस तरह से है कि इसको जब ये ब्रेक डाउन करता है तो उसके बाद इसका एक्चुअल फंक्शन स्टार्ट होता है जीनर का। तो क्या फंक्शन है इसका, अब हम उस पर जा रहे हैं। The Zener diode is designed to operate in the reverse bias, as I told you, reverse breakdown region, otherwise हम इसे कह सकते हैं more specifically। तो ideally reverse breakdown पे क्या होता है, हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि अगर मेरे पास जो रेक्टिफायर डायोड है रिवर्स बाइस में वो ब्लॉक करता है वोल्टेज को, और एक ऐसा टाइम आता है जिसके बाद वो ख़राब हो जाएगा। वो उसका नाम था उस वोल्टेज का, उस इनपुट वोल्टेज का जिस पे डायोड रिवर्स बाइस में डैमेज हो जाता है, उस वोल्टेज का नाम था ब्रेक डाउन वोल्टेज। यहाँ भी ब्रेक डाउन लफ्ज़ आया है, लेकिन ये वो रिवर्स बाइस में एक ऐसी वोल्टेज की वो वैल्यू जिसके बाद जीनर जो है वो रिवर्स बाइस में अपनी फंक्शनिंग जो इसका है वो स्टार्ट करता है, वो वोल्टेज है। ब्रेक डाउन वोल्टेज बेसिकली क्या है, वो वोल्टेज है जिसके बाद जीनर रिवर्स बाइस में अपना नॉर्मल ऑपरेशन स्टार्ट करता है। इसकी तमाम एप्लीकेशंस जो हैं वो इसी पे बेस करती हैं, और हम इसको देखेंगे कि हम इसको एज आ वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हैं, तो उसमें ये कैसे काम करता है रिवर्स बाइस में। जीनर डायोड के बारे में हम जो देख रहे थे उसका मुझे वापस उस ग्राफ पे जाना पड़ेगा। ये ओहम्स लॉ अप्लाई किया है हमने जीनर पे, हमें पता है V = IR होता है। Z जो है इसकी इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस है जीनर की, Z मीन ये नीचे वाला छोटा z जो है वो जीनर को शो कर रहा है और ये Z इम्पिडेंस का सिंबल है। तो जीनर इम्पिडेंस और जीनर रेजिस्टेंस जो है वो V/I नहीं है बल्कि डेल्टा V/डेल्टा I है। ये डेल्टा V क्या है और डेल्टा I क्या है ये मैं बताने के लिए आपको वापस इस स्लाइड पे हम चलते हैं। आप ये शेडेड रीजन देख रहे होंगे, शेडेड रीजन जो है बेसिकली ये जो शेडेड रीजन है यही वो रीजन है जिसमें जीनर ने अपना नॉर्मल ऑपरेशन करना है। आई मीन जीनर
हमें इस जगह पे हमने इसको स्टडी करना है सारा। फॉरवर्ड बाइस में स्टडी नहीं करना, 0.7 हो उसके बाद हो कुछ भी, फॉरवर्ड में हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है स्टडी करने का जो हम पढ़ रहे हैं इसको। और रिवर्स बाइस में भी जब तक ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं आ जाता, ये रीजन हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का वो रीजन है जो ब्रेकडाउन के बाद है। याद रखें ब्रेकडाउन के बाद एक और अपर लिमिट है इसकी ब्रेकडाउन की, जो शेडेड रीजन के बाद है। तो ये जो VZ की वैल्यू है, इसके साथ आई मीन रिवर्स बाइस में जीनर पे अप्लाई होने वाली वो वैल्यू आई मीन VR, वो वैल्यू जिसके बाद इसमें एक ब्रेकडाउन हो जाए, मतलब इसमें लार्ज करंट फ्लो करना शुरू कर दे, वो वैल्यू ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाती है। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको एक टर्न लिया है इसने, तो इस टर्न की वजह से इसको हम कहते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं नी, KNEE। जैसे नी हमारा बैंड होता है ना इस तरह से, इस बैंड की वजह से ये नी कहलाता है। और ब्रेकडाउन वोल्टेज की जो मिनिमम वैल्यू है जिस पे नी बनेगा, उसे हम लिखते हैं VZK के साथ। VZK वो मिनिमम वैल्यू है रिवर्स बाइस में वोल्टेज की, जिस पे हमारा जीनर जो है ये अपना ऑपरेशन स्टार्ट करता है। और एक मैक्सिमम वैल्यू होगी जैसे यहाँ पे तकरीबन, उसे हम कहते हैं VZM, मैक्सिमम जीनर वोल्टेज। उसके बाद जीनर जो है वो बेसिकली अपनी उस लिमिट से बाहर चला जाएगा जिसमें इसने अपना नॉर्मल ऑपरेशन है, और उसके बाद ये एवलांच जो दूसरा ब्रेकडाउन है उस पर चला जाएगा, जो हमने इससे पहले देखा हुआ है रेक्टिफायर डायोड्स में। उसका पहला ब्रेकडाउन ही वो होता है एवलांच करंट वाला, जिसके बाद वो ख़राब हो जाता है डायोड। इसका जो पहला ब्रेकडाउन है वो VZK पे होता है और दूसरा ब्रेकडाउन VZM पे होता है। और जीनर का जो नॉर्मल सारा ऑपरेशन है वो विद इन दीज बाउंड्रीज है। तो आप देखें ये जो डेल्टा V हमने लिखा हुआ था, इसकी इम्पिडेंस जो है, इसकी रेजिस्टेंस, वो यहीं पे हमने मेजर करनी है, क्योंकि इसका नॉर्मल वर्किंग कंडीशन सिर्फ ये वाली है। तो डेल्टा V का मतलब है VZK और VZM का डिफरेंस। सिमिलरली यहाँ पे कुछ करंट है जो इनिशियल थोड़ा सा करंट होगा, उसे हम कहते हैं IZK, मतलब नी करंट है जीनर में। और दूसरा करंट होगा यहाँ पे विच इज कॉल्ड IZM। इन दोनों का जो करंट की डिफरेंसेस हैं वो दोनों हैं डेल्टा IZ। और डेल्टा VZ और डेल्टा IZ की जो रेशो है वो हमें देती है इम्पिडेंस, या इसकी आप कह लें रेजिस्टेंस। इम्पिडेंस करेक्ट टर्म है इसके लिए, because of it is varying as well. Okay. सर एक क्वेश्चन है जी। सर इम्पीडेंस के लिए तो हमारे पास सिर्फ रेजिस्टेंस का होना जरूरी नहीं होता, उसके साथ मतलब बाकी दो जो होते हैं कंपोनेंट्स, इंडक्टिव के कैपेसिटिव के भी होने चाहिए। यहाँ इम्पीडेंस क्यों ले रहे हैं? हाँ आप सही कह रहे हैं, होने चाहिए की बात नहीं है। आप यूँ कह लें कि अगर एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है तो हम उसे कहते हैं रेजिस्टेंस, और अगर किसी और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की रेजिस्टेंस है तो हम उसे रेजिस्टेंस की बजाय इम्पीडेंस कहते हैं एक्चुअली। ठीक है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आप बात कर रहे हैं कि उसमें कैपेसिटर का होना जरूरी है या इंडक्टर का। बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंपोनेंट कैन बी टर्म्ड एज इम्पीडेंस। ठीक है, रेजिस्टर के अलावा कोई भी होगा। एग्जैक्टली। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो डेल्टा VZ और डेल्टा IZ होने की वजह क्या है, क्योंकि इसका जो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन है वो ये है। हम आगे मज़ीद जब पढ़ेंगे इसको इंशाल्लाह जीनर को, तो हम देखेंगे कि आपसे पूछा जाता है मीन किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकली कि आपका जो जीनर है इज़ इट इन नॉर्मल वर्किंग कंडीशन और नॉट, तो आप उसकी VZ की वैल्यू कैलकुलेट करके ही बताते हैं कि क्या ये नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। तो इसकी जो तमाम वर्किंग होगी वो विद इन दिस शेडेड रीजन होगी। विद इन दिस शेडेड रीजन अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो आपको समझ आएगा कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें करंट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है और वोल्टेज में चेंज बहुत कम है। सो टेक्निकली अगर हमारा जीनर इस रीजन में काम कर रहा है तो ये एक कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, जबकि करंट चेंज हो रहा है इसमें। दिस इज़ वाई हम जीनर को यूज़ करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। आई मीन इट कैन रेगुलेट आवर वोल्टेज। हम इसका जो वोल्टेज है वो लिमिट हो जाएगा और करंट चेंज होता रहेगा।
तो इसकी मज़ीद तफसील जो है हम जब इसको फर्दर देखेंगे तो आपको समझ आती जाएगी। मेरा पहला काम था ये फार्मूला समझाना कि इसमें डेल्टा वी जेड क्यों है और डेल्टा आई जेड क्यों है, तो वो मैंने आपको बताया है। और ये इसकी बेसिकली जो इंटरनल रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस है ये वो है हमारे पास। ये न्यूमेरिकली उन्होंने कहा है कि अगर मेरे पास करंट वेरी कर रहा है फ्रॉम 5 मिली एम्पेयर्स टू 10 मिली एम्पेयर्स और जो डायोड जीनर वोल्टेज है वो वेरी कर रहा है 4.79 टू 4.94, तो आप बताएं इसकी इम्पीडेंस कितनी होगी, तो वो यहाँ पे निकली है। कीप रिमेंबर ये जो वी जेड की वैल्यूज हैं ये जीनर पे ड्रॉप होती हैं। इनपुट वैल्यू में से कुछ पार्ट किसी रेजिस्टेंस पे जा रहा होगा, अदरवाइज तो जीनर से हमारा जो कंसर्न है वो हम देख रहे हैं। जीनर डायोड के बारे में एक और कॉन्सेप्ट और वो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है? द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अ जीनर डायोड कैन बी स्पेसिफाइड एज द परसेंट चेंज इन जीनर वोल्टेज फॉर ईच डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। हमें पता है कि जीनर जो है आई मीन डायोड्स जो हैं दे आर यूजुअली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप आगे जाके पढ़ेंगे कि कुछ और मटेरियल्स के भी डायोड्स हम बनाते हैं अपनी सहूलत के लिए एक्चुअली। तो जीनर जो है आमतौर पे डायोड्स हम बनाते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के, और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो होते हैं उनकी रेजिस्टेंस टाइम के साथ टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। तो रेजिस्टेंस आई मीन विच इज़ इम्पिडेंस एक्चुअली इन दिस केस, इम्पिडेंस चेंज होगी तो हमारे पास क्या होगा? इम्पिडेंस चेंज होगी तो डेल्टा वी जेड चेंज होगा। इसका मतलब है कि जीनर जो है टेम्परेचर के साथ इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये वी जेड एक्चुअली इसकी जो वो वैल्यू है जो ये इसने जिस पे ब्रेक डाउन होना था या ब्रेक डाउन की रेंज के अंदर वो एक वैल्यू है वी जेड। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ये बताता है कि आपका जो डायोड है उसकी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके वी जेड की वैल्यू क्या वो सही है या उसमें कुछ एरर आ गया है, उसमें कुछ टॉलरेंस आ गई है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या बता रहा है? इट एक्चुअली टेल्स अस परसेंट चेंज इन जीनर वोल्टेज फॉर ईच डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर आप देखेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिकली ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको इस चैप्टर के एंड पे पढ़ाऊंगा डेटा शीट में ये लिखा होता है कि आपका जीनर की जो वी जी के है वो किस टेम्परेचर पे है। अगर आप टेम्परेचर वेरी करते हैं तो इसकी जो इम्पिडेंस है वो वेरी करती है, जिसकी वजह से इसके जो वोल्टेज ड्रॉप हैं वो वेरी कर जाते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप में जो चेंज आता है उसको भी एस्टिमेट किया गया है बाय कैलकुलेटिंग द टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो जब कोई जीनर आई मीन कोई कंपनी बनाएगी एक डायोड, तो जैसे रेजिस्टेंस में हम लिखते हैं ना कि उसका जो फोर्थ कलर है वो बताता है कि टॉलरेंस कितनी है, आई मीन इसकी ±5% है, ±10% है या क्या वैल्यू होगी। तो ये बिल्कुल टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज जस्ट लाइक योर टॉलरेंस। तो ये बताता है कि आपका टेम्परेचर चेंज करने के साथ आपका डायोड जो है उसकी वर्किंग कंडीशन कैसे चेंज होगी। तो जब मैन्युफैक्चर होता है, जब वो आपको जीनर डायोड्स फरोख्त करेगा फॉर एग्जांपल, तो उसकी स्पेसिफिकेशंस में वो लिखेगा कि इसका जो VZ है वो एक ख़ास टेम्परेचर 25 सेल्सियस पे इसकी ये वैल्यू है, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी लिख देगा साथ ही। इसका मतलब होगा कि अगर आप 25 से 30 पे चले गए हैं तो ये जो 5 डिग्री का चेंज आया है डेल्टा टी जो आया है, इसके साथ वोल्टेज में जो चेंज आएगा वो कितना होगा, क्योंकि टेम्परेचर कोएफिशिएंट तो लिखा होगा कैलकुलेट करके उन्होंने। टेम्परेचर कोएफिशिएंट पता होगा VZ वो जो इनिशियल टेम्परेचर 25 पे उस पर मैंशनड है, डेल्टा टी आपको पता चल गया है कि 25 से 30 पे चले गए हैं, तो आप डेल्टा VZ आई मीन चेंज इन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। चेंज इन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस जीनर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें आई मीन कितना एरर आ गया होगा वो आप देख सकते हैं बाय नोइंग द टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट को दूसरा आई मीन परसेंटेज और विदाउट परसेंटेज जो है उसमें इन्होंने दो फार्मूले हैं इसको लिखने के। अगर परसेंटेज में करना है तो साथ आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और अदरवाइज नहीं करेंगे। ओके ये बाय द वे में ये दोबारा कॉन्सेप्ट आएगा जब टेम्परेचर कोएफिशिएंट की हम बात कर जब पढ़ेंगे ना इसकी डेटा शीट,
तो उस वक्त आपको मज़ीद समझ आ जाएगा ये। फ़िलहाल दो बातें सिर्फ आपको समझनी है। पहली बात कि ये टॉलरेंस की तरह है। टॉलरेंस का मतलब है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें कितना चेंज आ गया है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, ये टॉलरेंस है। और ये कैसे किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर कोएफिशिएंट गिवन होता है, एक नंबर होगा। और आप देखें अगर हम इसको इसके यूनिट्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट के निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट हैं, इसके यूनिट्स हैं परसेंटेज पर सेल्सियस, और इस फॉर्मूले में इसके यूनिट हैं। अगर VZ आप नहीं लिख रहे तो फिर इसके क्योंकि VZ हमेशा फिक्स होता है ना एक्चुअली, तो बाज़ औक़ात हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये एक सर्टेन वैल्यू चेंज कराएगा, बस एक मल्टीप्लायर है सिर्फ। तो विदाउट दिस अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके टेम्परेचर कोएफिशिएंट के यूनिट्स बन जाएंगे वोल्ट्स पर केल्विन, और परसेंटेज में लिखने हैं तो परसेंटेज वोल्ट्स पर केल्विन। लास्ट कंक्लूड करते हुए इस बात को, टेम्परेचर कोएफिशिएंट गिव्स यू द टॉलरेंस इन द पोटेंशियल you are expecting to be dropped across your diode, Zener diode at a certain temperature. टेम्परेचर चेंज होने से उसमें कितना चेंज आ सकता है वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। That's it. ओके, ये उन्होंने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। वोल्टेज देखें 189 मिली वोल्ट्स चेंज हो चुका है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम इसमें चेंज कितना आया है? जो डेटा शीट गिवन थी वो 25 सेल्सियस पे थी, और ये लिखा हुआ है 25 सेल्सियस पे 8.2 वोल्ट्स ड्रॉप करता है, VZ इसकी वैल्यू है। और अगर टेम्परेचर 50 सेल्सियस हो गया है तो ये इनिशियल डेल्टा T हमारे पास पता चल गया है 50 - 25, और ये हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट के यूनिट से पता चल जाएगा कि फार्मूला कौन सा लगाना है, VZ वाला लगाना है कि नहीं लगाना, क्योंकि इसमें V गिवन है तो VZ के बगैर है। अगर V गिवन ना होता तो फिर ये होता डेल्टा VZ ओवर VZ। तो इस वक्त हमने क्या किया, डेल्टा VZ फाइंड कर लिया है। तो 189 मिली वोल्ट्स 8.2 वोल्ट से ज़्यादा या कम होगा, तो ये इसका एरर है। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ Zener डायोड्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आपको Zener डायोड की एप्लीकेशंस पढ़ने से पहले बाय द वे कुछ टर्म्स हैं जो समझनी चाहिए, और उसमें से एक टर्म मैंने पहले बताई है, वो है IZK एंड VZK। ये हमारे पास यहाँ बुक में होंगी, मुझे आपको ये टर्म्स बतानी चाहिए क्योंकि इसके साथ हम प्ले कर रहे होंगे सारा। सो दिस इज़ योर स्पेशल पर्पस डायोड्स का चैप्टर, और इसमें पहला आर्टिकल Zener डायोड है और ये उसका ग्राफ है, और ये हमने देखा कि उसका जो एक्चुअल वर्किंग कंडीशन है Zener ब्रेकडाउन कहते हैं, और दूसरा एवलांच ब्रेकडाउन है जो इसके बाद एक इस जगह पे आएगा बाद में। एवलांच ब्रेकडाउन इसका नॉर्मल कंडीशन नहीं है। तो Zener डायोड में कोई पूछे कितने ब्रेकडाउन्स हैं तो दो हैं, एक Zener ब्रेकडाउन और दूसरा एवलांच ब्रेकडाउन। उन्होंने VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व से हमें इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया है। ये वो टर्म्स हैं जो मैं आपको बता रहा था। IZK Zener नी करंट है, आई मीन व्हेन द Zener वोल्टेज Zener ब्रेकडाउन अकर्स जस्ट आफ्टर दैट जो अमाउंट ऑफ करंट है वो IZK है, और जहाँ पे मैक्सिमम जो Zener की अपर लिमिट है जिसके बाद एवलांच ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा वो हमारे पास IZM है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वोल्टेजेस की वैल्यूज़ हैं वो VZK और VZM हैं, और ये दरमियान में IZ वैल्यू होगी कोई भी। तो जैसे Zener टेस्ट करंट इसलिए कह रहे हैं, बाय नोइंग दिस वैल्यू वी कैन टेस्ट वेदर आवर Zener इज विद इन दिस बाउंड्री और नॉट। फॉर एग्जांपल IZK की वैल्यू है 5 मिली एम्पेयर्स और IZM की वैल्यू है 200 मिली एम्पेयर्स। तो अगर मेरे पास IZ की वैल्यू 50 मिली एम्पेयर है तो ये इस बाउंड्री के अंदर है, अगर ये 500 मिली एम्पेयर है तो इसके बाहर चला गया, एवलांच ब्रेकडाउन हो गया। तो IZ टेस्ट करंट इसलिए कह रहे हैं कि वी कैन टेस्ट बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ करंट। हुज देयर, अपना माइक बंद करें प्लीज। क्वेश्चन है कोई? नो, फाइन, थैंक यू। तो ओके, ये Zener को हमने आइडियली Zener जो है वो रिप्लेस हो जाएगा बस एक पोटेंशियल सोर्स के साथ रिवर्स बाइस में, सॉरी ये फॉरवर्ड बाइस में है, और उसके बाद रिवर्स बाइस में इसके बाद इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है जो इसमें ड्रॉप हो रही है। तो ये इम्पिडेंस के लिए
हमने बता दिया। ये इसका प्रैक्टिकल मॉडल है जिसमें कुछ इसकी इम्पिडेंस भी आ गई है, आइडियली इसकी इम्पिडेंस नहीं थी। वेल तो मैंने आपको IZK और IZM बहुत ज़रूरी हैं आपको समझना, क्योंकि क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो उनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है हमें। ज़ीनर पावर डी रेटिंग है, आप इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा प्लीज़। वी आर रादर इंटरेस्टेड इन Zener as a voltage regulator. Sorry, who are they? ये बातें वो हैं जो मैं आपको जस्ट अर्लियर जो बताई हैं कि Zener वोल्टेज है और मैक्सिमम इम्पिडेंस इसकी IZK, यू कैन सी IZK क्या है हमारे पास, वो जो मिनिमम करंट फ्लो करेगा, और उसके बाद इस पे जो हमारी इम्पिडेंस है वो Z के है। आपको पता है कि करंट तब बढ़ता है जब रेजिस्टेंस कम होती है। ओके, तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं Zener एज अ रेगुलेटर, Zener डायोड एप्लीकेशंस में Zener regulation with a variable input voltage, ये हमारा एक्चुअल टॉपिक है जो हम पढ़ना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ये Zener आ गया है और इस पे एक रेजिस्टेंस है, ये इनपुट सिग्नल है जो कि वेरिएबल है, DC है लेकिन वेरिएबल है। इसकी वैल्यू जब हमारे Zener VZK से ऊपर चली जाएगी तो हमारा Zener जो है वो उस ऑपरेशन को स्टार्ट कर देगा जो उसका एक्चुअल ऑपरेशन है। लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड लेट्स सॉल्व इट। वी हैव एन एग्जांपल हियर। ये एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। Determine the minimum and the maximum input voltages that can be regulated by the Zener diode. हम इस क्वेश्चन को पहले समझ लें तो before we start it actually, determine the minimum value of the input signal which can be regulated. इसका मतलब ये हुआ कि Zener की रेगुलेशन स्टार्ट कहाँ से हुई थी, VZK से। तो VZK फाइंड करना चाहिए हमें पहले, वो मिनिमम वैल्यू होगी और इनपुट सिग्नल की, और उसके बाद हमें मैक्सिमम वैल्यू विच इज़ VZM वो पता होनी चाहिए, ताकि हम क्या करें, हम ये दो लिमिट्स हैं जिसके दरमियान हमारा Zener जो है वो रेगुलेट कर सकता है चीज़ें। ये मॉडल इसलिए दिया हुआ है, क्वेश्चन में डेटा गिवन नहीं है, तो मॉडल से हमें पता चलना है, डेटा शीट देख के कि इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। स्पेसिफिकेशन से हमें कुछ चीज़ें गिवन होंगी, उन गिवन से हमने हेल्प लेके बाकी चीज़ें फाइंड करनी है। तो लेट्स start it from data sheet in figure 3-7 जो कि ऊपर गिवन होगी, या कि हाँ 3-7 ऊपर है। for this diode model VZ गिवन है 5.51 volts है और IZ गिवन है which is 49 milliamperes। by the way मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई टेम्परेचर गिवन नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी टेम्परेचर कोएफिशिएंट या इम्पिडेंस उस तरह की चीज़ों की जो टेम्परेचर डिपेंडेंट थी हमारी। डेल्टा VZ हमें नहीं निकालना होगा, किसी सवाल में डेल्टा VZ निकालना होगा तो यही डेटा साथ टेम्परेचर दे के गिवन होगा। तो फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हम मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेजेस फाइंड करें जो रेगुलेट हो जाएंगी, और हमें अपने जो हमने डिस्कस किया है उससे के बाद पता है कि Zener जो है एक्चुअली ये इस बाउंड्री में काम करता है, इस बाउंड्री में। तो इसकी एक मिनिमम वैल्यू है जो ये जिससे लेके मैक्सिमम वैल्यू जिस तक ये लिमिट कर सकता है बस। तो हमें ये दो वैल्यूज का फाइंड करनी है एक्चुअली, ये हमारा टॉपिक है। हमारे पास गिवन है VZ की वैल्यू, IZ की वैल्यू, IZK इज गिवन लकीली, अच्छी बात है, और दूसरा इम्पिडेंस गिवन है। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है इम्पिडेंस का which was delta VZ over delta IZ is equal to your impedance।
तो इम्पिडेंस इज इक्वल टू, अब डेल्टा वी जेड और डेल्टा वी जेड और डेल्टा आई जेड जो है ना, ये असल कमाल है अब आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो सिर्फ यही है कि आप डेल्टा वी जेड की वैल्यू क्या पुट करते हैं और डेल्टा आई जेड की वैल्यू क्या पुट करते हैं। दैट विल डिफाइन योर अपर और लोअर वैल्यूज। मैं मिनिमम वोल्टेज पे चलता हूँ पहले। मिनिमम वोल्टेज का मतलब है वी जेड के, कीप रिमेंबर वी जेड के। तो वी जेड के फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे आई जेड के चाहिए होगा। तो हमने क्या किया है, हमने जो डेल्टा वी लेना है वो होगा, वी जेड क्या होता है बाय द वे, लेट मी टेल यू वी जेड क्या है। वी जेड इज समवेयर इन बिटवीन दिस वी जेड के एंड दिस वी जेड एम, यहाँ पे कहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे वी जेड की वैल्यू है, फर्ज करें वी जेड से इस तरफ को डेल्टा लूंगा तो ये बनेगा वी जेड माइनस वी जेड के, और करंट बनेगा आई जेड माइनस आई जेड के। इसके इसके अपोजिट अगर मैं अपर लिमिट की तरफ जाऊंगा तो ये बनेगा वी जेड एम माइनस वी जेड डिवाइड बाय आई जेड एम माइनस आई जेड। आई मीन दिस इज हाउ एक्चुअली आप जो चेंज इन वोल्टेज ले रहे हैं उसी से आपने फैसला करना होता है कि आप जो हैं वो मिनिमम वैल्यू की तरफ जा रहे हैं या मैक्सिमम की तरफ। तो याद रखिए इम्पिडेंस का फॉर्मूला जो डेल्टा वी जेड ओवर डेल्टा आई जेड है वो दो तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। एक है वी जेड से पीछे वी जेड की तरफ, वी जेड के की तरफ, और एक वी जी से ऊपर वी जी एम की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन बताएगा कि हम वी जी माइनस वी जी के लिखें या वी जी एम माइनस वी जी लिखें। आपको पता है चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं जैसे, तो हम इसको इसलिए इधर से वी जी माइनस वी जी के करेंगे और इधर से वी जी एम माइनस वी जी करेंगे। बाय द वे आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, क्योंकि मैं फार्मूला जब अप्लाई करूंगा तो इसी का चेंज आएगा सिर्फ। कोई मुझे बता दे। सर ये एग्जैक्टली मिड पे होगा? सॉरी, ये एग्जैक्टली मिड पे होगा या इससे नो आगे नो नो पीछे भी नो हो नो सकता नो नो, बिल्कुल मिड पे होने की जरूरत नहीं है, कहीं भी हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। मैंने सिर्फ ये बताया था कि जब मिनिमम लेना है ना तो वी जेड से टू वर्ड्स वी जेड के फार्मूला लगाएं, और जब मैक्सिमम लेना है तो वी जेड एम से वी जी की तरफ जाएं। ओके 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 सर। थैंक यू। तो लेट्स गो टू सॉल्व दिस एग्जांपल। तो मैं अभी इम्पिडेंस का जो फार्मूला है वो अप्लाई करूंगा मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आई जेड के और आई जेड के साथ आई जेड माइनस आई जेड के और वी जेड माइनस वी जेड के वाला। ओके हमारे पास वी हैव जेड जेड हियर। आप प्लीज इसको कैलकुलेट कर लें। आई मीन जेड जेड आप मुझे वी जेड के फाइंड करके दे दें इस पर फार्मूला लगा के, तब तक आसान हो जाएगी।
ओके एक्सक्यूज मी, किसी ने कैलकुलेट किया है VZK की वैल्यू? हेलो हसन अली है इधर? डबल ए आमिना, आपने VZK फाइंड नहीं किया क्या? हेलो नो सर, नो सर। मैंने कहा था कर लें आप लोग। ओके कि मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ। तो हमने इसमें बुक में 10 सॉल्व किया, उसको देख लेते हैं अब क्या है। हमें और क्या पता है? फॉर सिंप्लिसिटी अस्यूम दैट द वैल्यू ऑफ VZ ओवर द रेंज आई मीन सेम रहेगी। ओके द इक्विवेलेंट सर्किट शोन इज हियर। ओके डेल्टा VZ की हमने अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास है वी आउट। वी आउट क्या होता है बेसिकली? अब ये क्या कर रहा है बाय द वे, ये लगा रहा है KVL। KVL की ज़रूरत पड़ेगी आपको बाय द वे बार बार फिर, लेकिन आपको पहले फाइंड करना चाहिए था VZ के। अगर फाइंड नहीं कर रहे तो ये मसला है। VZ जो है ये आपका टोटल, इसमें क्लोज लूप लगाते हैं तो वहां से हमें समझ आ जाएगा कि वी आउट क्या होगा। हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं KCL अप्लाई करने में। कायनात बीबी at IZK which is 1 milliamperes, the output voltage is V out is equal to VZ minus delta VZ। क्योंकि ये कहाँ पे ड्रॉप हो रहा होगा? हमारे इस डायोड पे। और डेल्टा VZ को उन्होंने डायरेक्ट इस फॉर्मूले से पुट कर दिया है IZ माइनस IZK इंटू VZZ। क्योंकि आपने फाइंड नहीं किया वो, तो उन्होंने डायरेक्ट डेल्टा VZ का मतलब बाय द वे यहाँ पे यही है कि आप पहले फाइंड करें जी। यस बोलें मिर्जा कैसर। जी सर, बैठ बैठ के थक गए, प्लीज क्लास एंड करें। वेरी इनअप्रोप्रिएट। आप चुप रहें प्लीज। अपना हाथ भी, मैं ही आपका हाथ नीचे कर देता हूँ। थैंक यू फॉर योर क्यूरी बाय द वे। वी आर सपोज टू टेक 2 hours क्लास, और अभी हमारे पास तकरीबन आधा घंटा है, तो मैं 20 मिनट पे ख़त्म कर दूंगा। हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है पहले। मैं बता रहा था कि अगर आप VZK फाइंड कर लेते हैं तो VZK और VZ में जो डिफरेंस है वो आपका डेल्टा VZ है। हु इज देयर? ओके तो आशिर, वेल हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ हम अप्लाई कर रहे हैं आपके पास KVL विच इज VZ माइनस डेल्टा VZ, और वो कितना आ गया है? दैट इज योर 4.76 वोल्ट्स। Therefore V in minimum का मतलब क्या है? अब इसका मतलब है कि जो हमारा मिनिमम करंट के साथ और रेजिस्टर आप लोग, आई होप आपको कुछ समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं इसको समझा ही नहीं सही रहा। हम इस एग्जांपल पे बाद में आते हैं। लेट्स मूव दिस वे। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? मैं तो कर जी रहा सर, हूँ। आपकी वीडियो नहीं आ रही, इधर से वीडियो नहीं आ रही सर। न्यू शेयर। ओके हो रही है सर। हाँ ठीक है, पहले शायद वो मसला हुआ होगा। अच्छा हम इसको फिर ऐसा करते हैं कि हम वोल्ट जीनर एज अ रेगुलेटर जो है, इससे इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं सुबह। हम कल क्लास लेना चाह रहे हैं। आपकी सुबह क्लास है कोई?
एसएसबी की शायद। नो सर, सुबह तो कोई नहीं। हाँ, जो टाइम टेबल में मेरे से क्लास होगी वैसे आपकी, मेरा ख्याल है। तो एसएसपी वाले सर को आप बता दीजिएगा कि हमारी पीई की क्लास है। सुबह कितने बजे क्लास रखना चाह रहे हैं, 9 बजे या 10 बजे, ये बता दें। उनका कंफर्म नहीं पता वो, क्योंकि उनका कोई टाइम वो कहते कि वैसे भेज देते हैं, कहते कि मैं लूंगा क्लासेस लूंगा। उन्होंने इस वीक क्लास पूरी कर ली। कोई बात नहीं, आप उन्हें बताइएगा। अब उन्होंने सर उनका कोई टाइम ओके 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 नहीं है। ओके, थैंक यू। लेकिन क्योंकि उनकी संडे को अपनी उन्होंने क्योंकि नहीं बताया हुआ और मैं पहले बता रहा हूं, तो आप उन्हें बताइएगा कि ये पहले क्लास स्केड्यूल्ड है, अब इसके अलावा कहीं रखें क्लास अगर रखना चाहते हैं। सर ये आप ज़ुहैब से पता कर लेना, क्योंकि उनकी वो रेगुलर क्लास भी है। वो कह रहे थे कि मैं संडे को जो रेगुलर अपनी है वो मैं लूंगा। वो कितने बजे होती है, कितने बजे है? वो तो पहले रिकॉर्डेड लेक्चर भेजते थे ना, अब वो Zoom पे लेना, आपको ये नहीं पता किस टाइम पे। टाइम टेबल नहीं है आपके पास क्या अभी? सर वो रोज 10 बजे का उन्होंने कहा है कि मैं 10 से 11:30 तक क्लास लूंगा रोजाना। 10 बजे बुक कर ली है उन्होंने? अच्छा जी सर, वो रोज क्लास अभी फिर कंफर्म नहीं होता, कभी 10:30 भी शुरू कर लेते हैं, कभी चलें, 11 भी शुरू कर लेते हैं। अब इसको हम वाइंड अप करते हैं इस डिस्कशन को। हम ऐसा करेंगे, सुन लें बात, हम ऐसा करते हैं कि अगर उनकी क्लास, मैं उनसे बात कर लूँगा अभी इस क्लास के बाद ना, अगर वो क्लास लेना चाह रहे हैं तो मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर लूँगा 5:30 शाम में। इसमें किसी को मसला नहीं है ना? ठीक है सर। हाँ, 5:30 से 2 घंटे क्लास कर लेंगे इंशाल्लाह। और अगर वो क्लास सर जी सॉरी आपकी बात काट दी सर, ये लेक्चर आप शेयर करेंगे हमारे साथ? यस, आई विल काफी सारे स्टूडेंट हैं। जस्ट आफ्टर दिस क्लास मैं इसको अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सर, शुक्रिया। सर ये गूगल ड्राइव पे सर क्लास 2 के बजाय 1.5 घंटे नहीं हो सकती? सर गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दें, क्योंकि मेगा पे नहीं, मैं यूट्यूब पे या गूगल ड्राइव पे करूंगा। ठीक है जी सर, थैंक यू। तो क्या कह रहे हैं आप? क्लास 1.5 घंटे मैं की कह नहीं रहा हो था कि सकती? क्लास नहीं, हमें इस क्लास को इस तरह से कंप्लीट करना है कि एक्चुअली हफ्ते में 3 घंटे होते हैं ना आपके, और ये एक घंटे की 3 क्लासेस बनती हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हर 1 घंटे में 20 मिनट कम कर सकते हैं। तो 20 कम होते होते 1 घंटा कम हो जाता है। तो 2 घंटे का मतलब है कि आपकी 1 वीक की क्लासेस पूरी होती हैं। ठीक है, ठीक हो गया। तो कल जो क्लास है उसका टाइम मैं आप लोगों को इस क्लास के बाद बता दूंगा। कोशिश करेंगे कि सुबह में ही क्लास हो। ठीक है? यस सर, आप सुबह में प्रैक्टिस करें तो इजी आएगा। जी ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको इस क्लास के बाद बता देता हूँ इसका टाइम जो है ना, उनसे बात करके। तो अभी के लिए हमने आज जो डिस्कस किया है वो थे वोल्टेज, आई मीन लिमिटर्स, उसके बाद लिमिटर्स या क्लिपर्स, उसके बाद क्लैंपर्स और जीनर का इंट्रोडक्शन हमने देखा है। और हम इंशाल्लाह कल जब पढ़ेंगे तो हम जीनर एज अ वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ेंगे। इसी एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे कि इसकी जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है आपने, जीनर जो लिमिट कर सकता है। ठीक है सर, ये स्लाइड भी शो आप शेयर करेंगे हमारे साथ? ये मैं ऑलरेडी कर चुके हैं सीआर साहब एक बार इस क्लास में। आप किसी भी क्लास फेलो से पूछ लें, उनके पास होंगी, नहीं है तो सीआर से ले लें, फिर भी ना हुई तो मैं दे दूंगा। और तीसरी बात, अगर आप में से, मैंने इसलिए टॉपिक बताया एडवांस में कि कल हम क्या पढ़ रहे होंगे, जीनर के बाकी पार्ट और वैरेक्टर डायोड और स्पेशल पर्पस डायोड्स 1-2 और हैं, उनको पढ़ के कल इस चैप्टर को इंशाल्लाह हम, बाकी चीज़ें सिर्फ ऐसे ही हैं, स्टोरीज हैं। न्यूमेरिकल ज़्यादा जो हैं वो सिर्फ इन 2 से हैं, वैरेक्टर से और जीनर से। तो कल इन दोनों को हम कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। आप में किसी ने एडवांस में पढ़ना है तो इन्हीं 2 को पढ़ ले। That is it about today's class, and thank you very much. Thank you very much, everyone. Okay, sir. Thank you. Okay, thank you. Allah Hafiz. Good night. Allah Hafiz. I have to end this up now.